आसमान में विशाल दिव्य बेल धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। इसके अनगिनत भयानक जड़ें तेजी से जमीन की ओर बढ़ रही थीं। जो भी उनके रास्ते में आता, चाहे वो लोग हों या घर, उन्हें चीरते हुए इस दृश्य के बीच मच्छर जनजाति के सदस्य आतंक में चीखते हुए भाग रहे थे, जड़ों से बचने की कोशिश कर रहे थे। अचानक बत्तख चोंच वाले मच्छर तेजी से उड़ रहा था, तभी एक विशाल ड्रैगन फ्लाई ने उस पर झपट्टा मारा। इसके भयानक 6 कांटेदार पंजे तुरंत बत्तख चोंच वाले मच्छर को पकड़ लेते हैं। कांटे उसके शरीर में घुस जाते हैं, जिससे बचने का कोई मौका नहीं मिलता। क्रंच! विशाल ड्रैगन फ्लाई ने बत्तख चोंच वाले मच्छर के साथ उड़ते हुए अपना सिर नीचे झुकाया और अपनी शक्तिशाली जबड़ों से उसका सिर काट दिया। फिर तेजी से चबाने लगा। सिर और सबसे पोषक तत्वों वाले हिस्से को खाने के बाद ड्रैगन फ्लाई ने शेष पंख, पेट और पंजों को फेंक दिया। अन्य विशाल ड्रैगन फ्लाई भी यही कर रहे थे, बत्तख चोंच वाले मच्छरों को पकड़ते हुए सबसे पोषक तत्वों वाले हिस्सों को खा रहे थे, फिर अगले शिकार की ओर बढ़ रहे थे। ये भयानक बत्तख चोंच वाले मच्छर, जो एक विशाल झुंड में थे, फिर भी 36 विशाल ड्रैगन फ्लाई के सामने पूरी तरह से बेबस थे और पूरी तरह से बिखर गए। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? एक बांस के घर के दरवाजे से बाहर निकलते हुए मच्छर जनजाति की जादूगरनी ने अपने लोगों को देखा, जो भयानक जड़ों में फंसे हुए थे और बत्तख चोंच वाले मच्छरों को विशाल ड्रैगन फ्लाई द्वारा शिकार बनते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। जैसे ही उसने अपने जनजाति के सदस्यों की दुर्दशा को देखा, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे अब समझ में आया कि वह छोटी जनजाति, जिसे उन्होंने पहले कभी गंभीरता से नहीं लिया था और जिनसे उन्होंने 3 बड़े बर्तन चुराए थे, वास्तव में एक जीवित टोटम देवता का निवास स्थान था। अगर उसने पहले ही यह जान लिया होता, तो वह कभी भी शिकार दल को इस छोटी जनजाति को उकसाने नहीं देती। लेकिन अब यह सब बहुत देर हो चुकी थी। जादूगरनी, वह विशाल बेल बहुत भयानक है। अब हमें क्या करना चाहिए? मच्छर जनजाति का नेता घबराते हुए उसके पास आया। उसने अभी-अभी कुछ योद्धाओं को दिव्य बेल की जड़ों को काटने के लिए भेजा था, लेकिन पल भर में 7 या 8 योद्धा फंस गए। अगर मच्छर जनजाति का नेता खतरे को महसूस न करता और एक योद्धा को अपनी जगह पर मरने के लिए खींच न लेता, तो वह शायद वापस नहीं लौटता। जादूगरनी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, एक रक्त बलिदान की तैयारी करो, रक्षक देवता की आत्मा को बुलाओ। हाँ, मच्छर जनजाति का नेता जोर से चिल्लाया, बुद्धि बलिदान की तैयारी करो। जैसे ही मच्छर जनजाति के योद्धा बंदियों के पास पहुंचते हैं, उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक होती है। वे जानते हैं कि यह उनकी जनजाति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। बंदियों में फंसे लोग, जो पहले से ही डर और अनिश्चितता में थे, जब योद्धाओं को अपने पास आते देखते हैं, तो उनमें एक नई आशा का संचार होता है। योद्धा तेजी से बंदियों को खोलते हैं और बंधी हुई आंखों में एक अद्भुत राहत की भावना दिखाई देती है। हम यहाँ हैं, एक योद्धा चिल्लाता है और बाकी सभी सहमति में सिर हिलाते हैं। जैसे ही बंदियों को मुक्त किया जाता है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह एक ऐसा क्षण था जब वे सभी एकजुट होकर अपने अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। मच्छर जनजाति के योद्धा और बंधी हुई लोग अब एक ही लक्ष्य के लिए एकजुट हो गए थे। वे जानते थे कि अगर वे एक साथ नहीं लड़े, तो वे अपनी जनजाति को बचाने में असफल हो जाएंगे। चलो, हमें जल्दी करना होगा, एक योद्धा ने कहा और सभी ने एक साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। 16 या 17 साल की लड़की, जो बेहद चतुर थी, ने जब देखा कि मच्छर जनजाति के योद्धा तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं, तो उसने तुरंत भीड़ के पीछे छिपने के लिए पागलों की तरह रेंगना शुरू कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कि उसकी धड़कनें भी उस भीड़ के साथ मिलकर एक नई धुन गा रही थी। वह जानती थी कि अगर वह सही समय पर छिप गई, तो वह इस संकट से बच सकती है। जैसे ही मच्छर जनजाति के योद्धा आगे बढ़े, उसने देखा कि लगभग आधे लोग पकड़ लिए गए हैं और उन योद्धाओं के पास चुनने का समय नहीं था। लेकिन वह सफलतापूर्वक आपदा से बच गई। मच्छर जनजाति के योद्धाओं ने लगभग 100 लोगों को पकड़ लिया और उन्हें जल्दी जल्दी ले जाने लगे। लड़की ने आकाश में विशाल दिव्य बेल को देखा, उसके दिल में आशा की एक किरण जाग उठी। मच्छर जनजाति पर हमला हो रहा था, यह उनके लिए एक आपदा थी, लेकिन उसके लिए एक अवसर, भागने का एक मौका। अगर अराजकता थोड़ी और बढ़ती, तो पिंजरे की रक्षा कर रहे योद्धाओं को भी लड़ाई में शामिल होना पड़ता, जिससे यह स्थान बिना सुरक्षा के रह जाता और वह भागने का रास्ता खोज सकती थी। उसके दिल में प्रार्थना थी, अराजकता पैदा करो, इसे और भी अराजक बनाओ। यह सबसे अच्छा होगा अगर यह विशाल बेल मच्छर जनजाति को नष्ट कर दे। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कि वह अपने भाग्य को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हो रही हो। मच्छर जनजाति के बाहर जियांग शुआन ने जनजाति के बाहरी इलाके में कदम रखा, जब दिव्य बेल और विशाल ड्रैगनफ्लाई तेजी से बढ़ने लगे। लेकिन उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से अपने लोगों को सीधे लड़ाई में नहीं भेजा। वह जानता था कि मच्छर जनजाति के मुकाबले बेल जनजाति के योद्धा अभी भी कमजोर थे। बिना सोचे समझे दौड़ने से निश्चित रूप से भारी नुकसान होगा। उसने सभी नेताओं को इकट्ठा किया और कहा, सभी नेता अपने योद्धाओं को बिखेर दो, अलग अलग व्यक्तियों की तलाश करो, भाले फेंको, तीर चलाओ, घात लगाओ, याद रखो कि मूर्खतापूर्ण तरीके से न दौड़ो या निकटता में न जाओ। क्या तुम समझते हो? जियांग शुआन की आवाज में एक निश्चितता थी, जो उसके अनुभव और रणनीतिक सोच को दर्शाती थी। 6 नेताओं ने उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरानी महसूस की। वे टोटेम भगवान को मच्छर जनजाति में जड़ित होते हुए देख रहे थे, विशाल ड्रैगन फ्लाई जो चिड़िया चोंच वाले मच्छरों को अराजकता में डाल रहे थे। हर एक योद्धा युद्ध में कूदने के लिए उत्सुक था। फिर भी नेता ने उन्हें दौड़ने से मना कर दिया और उन्हें बिखरने और घात लगाने के लिए कहा। यह कुछ सही नहीं लग रहा था। जियांग शुआन की आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे कि वह अपने लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए एक जटिल खेल खेल रहा हो। उसने देखा कि उसके योद्धा उत्साह से भरे हुए थे, लेकिन वह जानता था कि इस समय धैर्य और चतुराई ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने अपने हाथों को इशारा करते हुए कहा, ध्यान दो, हमें एकजुट रहना होगा, हर एक कदम सोच समझकर उठाना होगा। उसके शब्दों में एक गूढ़ शक्ति थी, जो उसके योद्धाओं के दिलों में एक नई ऊर्जा भर रही थी। मच्छर जनजाति की अराजकता में जियांग शुआन ने अपने योद्धाओं को एकत्रित किया, जैसे एक कप्तान अपने जहाज को तूफान से निकालने के लिए तैयार कर रहा हो। उसने उन्हें निर्देश दिए कि वे एक दूसरे के साथ सहयोग करें
और जब सही समय आए तब एक साथ हमला करें। उसकी आवाज में एक गूढ़ता थी जो उसके अनुभव और ज्ञान को दर्शाती थी। उसके शब्दों ने एक नई रणनीति का निर्माण किया जो उन्हें इस संकट से बाहर निकालने में मदद कर सकती थी। जैसे ही मच्छर जनजाति के योद्धा अराजकता में थे, जियांग शुआन ने अपने योद्धाओं को एकत्रित किया। उसने देखा कि उनके चेहरे पर उत्साह और डर का मिश्रण था। वह जानता था कि इस समय डर को काबू में रखना आवश्यक था। उसने कहा, डरना नहीं है, हम एकजुट हैं, हम इस लड़ाई में एक साथ खड़े होंगे। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो उसके योद्धाओं के दिलों में एक नई उम्मीद भर रही थी। जैसे ही उन्होंने अपनी स्थिति बनाई, जियांग शुआन ने अपने हाथों को ऊपर उठाया जैसे कि वह आकाश की ओर इशारा कर रहा हो, आओ हम इस लड़ाई में अपनी ताकत दिखाएं। उसके शब्दों ने एक नई ऊर्जा का संचार किया और सभी योद्धा एक साथ चिल्लाए जैसे कि वे एक ही दिल की धड़कन के साथ लड़ने के लिए तैयार थे। यह एक क्षण था जब डर और साहस ने एक नई कहानी का आरंभ किया। इस क्षण चिशाओ ने शांति से कहा, जो नेता ने कहा वह सही है। हमारे अधिकांश योद्धा अभी अभी प्रगति कर चुके हैं और उनके पास युद्ध का अनुभव नहीं है। हमें सीधे मुकाबले में नहीं पड़ना चाहिए। चलो बिखर जाते हैं। चिशाओ की आवाज में एक ठोस विश्वास था जो सभी को प्रेरित कर रहा था। नेता और जादूगरनी की बात सुनकर 6 नेताओं ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए अपने दलों को जियांग शुआन के आदेशों के अनुसार बिखरने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से मच्छर जनजाति के एकाकी योद्धाओं या चिड़िया चोंच वाले मच्छरों को लक्षित करने के लिए छापामार हमलों की योजना बनाई। इस समय मच्छर जनजाति में अराजकता फैली हुई थी। दिव्य बेल और विशाल ड्रैगन फ्लाई के कारण कई एकल योद्धा भाग रहे थे। जल्दी ही मच्छर जनजाति के चारों ओर चीखें गूंजने लगी। बेल जनजाति के 100 से अधिक योद्धा लगातार शिकार कर रहे थे, चुपचाप मच्छर जनजाति की शक्ति को कमजोर कर रहे थे। जियांग शुआन और चिशाओ भी इस संघर्ष में शामिल हो गए क्योंकि उनकी ताकत अपेक्षाकृत मजबूत थी। अक्सर एक ही वार में मच्छर जनजाति के योद्धाओं को मार गिराते थे। बज बज बज। जैसे ही जियांग शुआन ने सोचा कि मच्छर जनजाति को जल्द ही समाप्त किया जा सकता है, अचानक मच्छर जनजाति से एक रक्तलाल प्रकाश आकाश में छा गया, चिड़िया चोंच वाले मच्छरों की गूंज के साथ। एक पल में सभी चिड़िया चोंच वाले मच्छर जनजाति की एक दिशा में उड़ने लगे, यहाँ तक कि विशाल ड्रैगन फ्लाई के हमलों की परवाह किए बिना। पहाड़ी के बीचों बीच जहां मच्छर जनजाति की जादूगरनी निवास करती है, एक साधारण वेदी है जहां इस समय 100 से अधिक शवों का ढेर लगा हुआ है और खून की गंध आसमान को भर रही है। जैसे ही एक भयानक आत्मा वेदी से उभरी, उसने शवों के ढेर में डूबकर रक्त का सार निकालना शुरू कर दिया। यह आत्मा चिड़िया चोंच वाले मच्छर के आकार में थी, लेकिन इसकी उपस्थिति सामान्य मच्छरों से कहीं अधिक भयानक थी। जैसे जैसे यह तेजी से रक्त का सार अवशोषित कर रही थी, इसकी आभा और भी डरावनी होती जा रही थी। मच्छर जनजाति के ऊपर दिव्य बेल ने भी मच्छर जनजाति की वेदी पर हो रही हलचल को महसूस किया। इसकी अधिकांश जड़ें पहले ही मिट्टी में धंस चुकी थीं और अब यह और इंतजार नहीं करना चाहती थी। फुस फुस फुस। कई मोटी बेलें जो हरे रंग की चमक से दमक रही थीं, मच्छर जनजाति की वेदी की ओर तेजी से बढ़ीं, आत्मा के रक्त के सार के अवशोषण को बाधित करने का इरादा रखते हुए। शवों के ढेर के बीच रक्तलाल चिड़िया चोंच वाला मच्छर विशाल आकार में बदल गया था, जिसकी पंखों की लंबाई 10 मीटर से अधिक थी। उसने दिव्य बेल की ओर गर्जना की, फिर रक्त के प्रकाश की एक लकीर को छोड़ते हुए बेलों से बच निकला, रक्त सार के अवशोषण की गति को तेज करते हुए। एक ही समय में अनगिनत चिड़िया चोंच वाले मच्छर निर्भीकता से दिव्य बेल की ओर चार्ज कर रहे थे, अपने तेज चोंचों से हरे बेलों पर आक्रमण कर रहे थे। क्लिप 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 बेलें लहराने लगी, कई चिड़िया चोंच वाले मच्छरों को मारते हुए उन्हें हवा में उड़ा देते हुए, लेकिन उनकी संख्या और निर्भीकता ने बेल देवता को बड़ी परेशानी में डाल दिया। मच्छर देवता सफल होने वाला है। इस खतरनाक स्थिति में मच्छर जनजाति की जादूगरनी वेदी के पास घुटने टेककर अपने हाथ उठाए हुए, उसके चेहरे पर एक उन्मादित अभिव्यक्ति थी। जैसे ही मच्छर जनजाति की जादूगरनी ने अपने हाथ उठाए, उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो उसके इरादे को दर्शा रही थी। वह अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस कर रही थी, जैसे कि वह अपने लोगों की शक्ति को एकत्रित कर रही हो। उसके चारों ओर की हवा में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कि मच्छर जनजाति के सभी योद्धा उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो रहे हों। अचानक एक गहरा गर्जन सुनाई दिया और मच्छर देवता ने अपने पंखों को फैलाकर आकाश में उड़ान भरी। उसकी उपस्थिति ने एक नई ऊर्जा का संचार किया और मच्छर जनजाति के योद्धा एक नई ताकत के साथ लड़ाई में कूद पड़े। हमारे देवता की शक्ति अमर है, उन्होंने एक साथ चिल्लाया, और जैसे ही वे एकजुट हुए, उनकी संख्या और भी बढ़ गई। मच्छर जनजाति के योद्धा अब और भी अधिक साहस के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे कि उन्होंने अपने देवता की शक्ति को महसूस किया हो। मच्छर जनजाति के नेता अपने कई योद्धाओं के साथ वेदी के पास खड़े थे। उनकी आंखों में उत्साह और विश्वास की चमक थी, जैसे कि वे अपने बलिदान से उत्पन्न टोटेम आत्मा की शक्ति को महसूस कर रहे हों। यह आत्मा इतनी शक्तिशाली होगी कि वह दिव्य बेल को चुनौती दे सकेगी। वेदी के चारों ओर खड़े योद्धा अपने रक्तलाल चोंच वाले मच्छरों के साथ एकत्रित होकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। अचानक एक काली आंधी उठी और मच्छरों का समूह और भी बड़ा हो गया। इस बीच दिव्य बेल, जो लगातार मच्छरों के हमलों से थक चुकी थी, ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। उसकी मुख्य तना एक भयानक प्रकाश के साथ फट गई और वह वेदी की ओर तेजी से बढ़ी। पहले दिव्य बेल ने छोटे बेलों का उपयोग किया था, लेकिन अब उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। जैसे ही विशाल बेल ने मच्छरों के समूह पर प्रहार किया, एक भयंकर विस्फोट हुआ और मच्छर तुरंत नष्ट हो गए। बूम की आवाज ने वातावरण को भर दिया। यह एक भयानक दृश्य था, जैसे कि पहाड़ों ने भी अपनी चोटी को खो दिया हो। जैसे ही दिव्य बेल ने वेदी को ध्वस्त किया, मच्छर जनजाति की जादूगरनी ने भयभीत होकर देखा। उसकी आंखों में आशा की एक किरण थी, जो अब एक भयानक वास्तविकता में बदल गई। नहीं, उसकी चीख ने जंगल की शांति को तोड़ दिया। वह अपने लोगों की ओर देख रही थी, जो उस
विशाल बेल के प्रहार से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में केवल निराशा और भय था। जैसे ही बेल ने मच्छर जनजाति के नेता और योद्धाओं को कुचल दिया, उनकी चीखें हवा में गूंज उठी। थड की आवाज ने आसपास के पेड़ों को भी हिला दिया। मच्छर जनजाति की जादूगरनी, जो अपने लोगों के लिए लड़ने आई थी, अब खुद को असहाय महसूस कर रही थी। उसके चारों ओर का वातावरण एक गहरे अंधकार में डूब गया था। मच्छर जनजाति का नेता, जो पहले गर्व से खड़ा था, अब एक पल में मिट गया। जैसे ही विशाल बेल ने मच्छरों के समूह पर प्रहार किया, एक भयानक चीख सुनाई दी। रक्त लाल चोंच वाला मच्छर, जो अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था, अब खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसकी आधी आत्मा को तोड़ते हुए वह एक दर्दनाक स्थिति में था। हुश 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 की आवाज ने उसके दर्द को और बढ़ा दिया। दिव्य बेल ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसके चारों ओर अनगिनत हरे बेलों ने उसे घेर लिया। ये बेल, जो दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे, उसे जकड़ने लगे। रक्त लाल मच्छर ने भागने की कोशिश की, लेकिन बेलों की संख्या इतनी अधिक थी कि वह खुद को बचा नहीं सका। जैसे जैसे बेल उसे और कसने लगी, उसकी संघर्ष करने की शक्ति कम होती गई। यह एक भयानक दृश्य था, जहां शक्ति का असमान संतुलन स्पष्ट था। सिजल 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 की आवाज ने उसके अंत को और भी निकटता से महसूस कराया। जैसे ही दिव्य बेल ने रक्तलाल मच्छर की आत्मा की शक्ति को निकालना शुरू किया, वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई। मच्छर की पहले की संघर्षशीलता अब धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उसकी आंखों में भय और निराशा का मिश्रण था, जैसे कि वह अपने अस्तित्व के अंत को देख रहा हो। बेल की हरी रोशनी और भी तेज हो गई, जैसे कि वह मच्छर की आत्मा को अपने में समाहित कर रही हो। मच्छर ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन उसकी कोशिशें व्यर्थ थीं। उसकी आत्मा की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जैसे धुआं हवा में विलीन हो जाता है। दिव्य बेल की चमक और भी बढ़ गई, और मच्छर जनजाति के लिए यह एक भयानक संकेत था। अब उनकी टोटेम आत्मा, उनकी जादूगरनी और उनका नेता, सब कुछ खो चुका था। यह एक अंतहीन निराशा का क्षण था, जहां एक्सटिंक्शन का खतरा स्पष्ट था। उस भयानक पराजय के बाद मच्छर जनजाति की स्थिति और भी गंभीर हो गई। उनकी जादूगरनी, नेता और टोटेम आत्मा के बिना वे अब एक खोई हुई जनजाति बन गए थे। जंगल की गहराइयों में, जहां एक समय उनकी शक्ति का डंका बजता था, अब केवल सन्नाटा था। दिव्य बेल की शक्ति ने उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। जैसे ही हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई, मच्छर जनजाति के अस्तित्व का अंत स्पष्ट हो गया। यह एक ऐसा क्षण था जब हर जीव ने उनकी हार को महसूस किया। मच्छरों की चीखें अब केवल यादें बन गई थीं, और उनकी कहानी एक चेतावनी बन गई थी। जंगल में, जहां पहले उनकी गूंज सुनाई देती थी, अब केवल दिव्य बेल की विजय की गूंज थी। यह एक नया अध्याय था, जहां मच्छर जनजाति का अस्तित्व समाप्त हो गया था। एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ बूम की आवाज गूंज उठी। दिव्य बेल ने रक्त रंग के चोंच वाले मच्छर को मार गिराया था, और उसके बाद उसकी क्रूरता और भी बढ़ गई। उसकी बेलें और जड़ें एक साथ हमला करने लगी, जैसे एक भयंकर तूफान। मच्छर जनजाति के योद्धा भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी चीखें और कराहें केवल हवा में खो गईं। मच्छरों की चोंच वाले योद्धाओं का सफाया करते हुए दिव्य बेल ने अपनी शक्ति को और भी भयानक बना लिया। उसकी हरी रोशनी और भी प्रज्वलित हो उठी, जैसे वह अनगिनत पोषक तत्वों को अपने अंदर समाहित कर रही हो। यह दृश्य अत्यंत भयावह था, जब दिव्य बेल, विशाल ड्रैगनफ्लाई और बेल जनजाति के योद्धाओं ने मिलकर मच्छर जनजाति का सफाया कर दिया। मच्छर जनजाति के योद्धा, जो पहले गर्व से खड़े थे, अब केवल भागने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें धोखा दिया। जैसे ही दिव्य बेल ने अपने जड़ों को वापस खींचा, उसने आसमान में उड़ान भरी। विशाल ड्रैगनफ्लाई ने अपनी तृप्ति के बाद मच्छर जनजाति के बाहर बड़े पेड़ों पर विश्राम किया। अब मच्छर जनजाति केवल हड्डियों का एक वीरान मैदान बन गई थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो सदियों तक याद रखा जाएगा। जब सब कुछ समाप्त हुआ, तो दिव्य बेल की जड़ें तेजी से पीछे खींची गईं, जैसे उन्होंने अपनी विजय का जश्न मनाया हो। आसमान में उड़ते हुए वे एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। मच्छर जनजाति के बाहर जो लोग पिंजरे में बंद थे, वे इस भयानक मंजर को देख रहे थे। उनके दिलों में डर और आशंका का एक साया था। वे जानते थे कि वे मच्छर जनजाति के सदस्य नहीं थे, इसलिए वे सुरक्षित थे, लेकिन इस भयानक दृश्य ने उनके मन में एक गहरा प्रभाव छोड़ा। जैसे ही दिव्य बेल ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, उसके चारों ओर का वातावरण एक अद्भुत हरी चमक से भर गया। यह एक ऐसा पल था जब जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। मच्छर जनजाति का नाम अब दक्षिणी वन्य क्षेत्र के इतिहास का एक हिस्सा बन चुका था। यह एक ऐसा क्षण था जब प्रकृति की शक्ति ने मानवता की सीमाओं को चुनौती दी। जैसे ही दिव्य बेल ने अपनी जड़ों को आसमान की ओर खींचा, एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। विशाल ड्रैगनफ्लाई, जो पहले युद्ध के मैदान में उड़ रहे थे, अब बड़े पेड़ों पर आराम कर रहे थे। उनकी चमकीली पंखों की छटा सूरज की किरणों में चमक रही थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो जीवन की चक्रीयता को दर्शाता था। मच्छर जनजाति का विनाश एक नई शुरुआत का संकेत था। पेड़ों की छांव में उस क्षण ने एक नई कहानी की शुरुआत की। लोग, जो पहले भयभीत थे, अब धीरे धीरे अपनी स्थिति को समझने लगे। वे जानते थे कि उन्होंने एक भयानक युद्ध का सामना किया था, लेकिन वे सुरक्षित थे। यह एक ऐसा समय था जब उन्होंने अपने अस्तित्व की महत्ता को महसूस किया। मच्छर जनजाति का क्षेत्र अब एक वीरान भूमि बन चुका था, जहां केवल हड्डियों का साम्राज्य था। यह एक ऐसा दृश्य था जो दिल को दहला देने वाला था। मच्छरों की चीखें अब केवल एक याद बन गई थीं। लोग, जो पहले डर के साए में थे, अब इस वीरान भूमि को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अद्भुत मिश्रण था, माइनस भय, आश्चर्य और एक अजीब सी शांति। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने महसूस किया कि जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। मच्छर जनजाति का नाम अब केवल एक कहानी बन चुका था, जो आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाएगी। यह एक ऐसा समय था जब उन्होंने अपने अस्तित्व की महत्ता को समझा। इस युद्ध के बाद, जब सब कुछ शांत हो गया, तब एक नई कहानी की शुरुआत हुई। लोग,
जो पहले पिंजरे में बंद थे, अब अपनी स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे प्रकृति ने अपने आप को पुनर्स्थापित किया। दिव्य बैल की शक्ति ने उन्हें एक नया जीवन दिया। यह एक ऐसा समय था जब उन्होंने अपने अस्तित्व की महत्ता को समझा। वे जानते थे कि इस युद्ध ने उन्हें एक नई दिशा दी है। जैसे ही सूरज अस्त हो रहा था, उन्होंने अपने भविष्य की ओर एक नई दृष्टि से देखा। यह एक ऐसा क्षण था जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। जियांग शुआन अपने लोगों के साथ मच्छर जनजाति की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही उसने चारों ओर फैले असंख्य हड्डियों को देखा, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। वह वास्तव में यहाँ का मूल निवासी नहीं था और इस क्रूर प्राचीन संसार की कठोरता ने उसे झकझोर दिया। यहाँ जीवित रहने के लिए हर किसी को अपनी जान के लिए लड़ना पड़ता था। मौसम के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, भयंकर पक्षियों और जंगली जानवरों, जहरीले सांपों और कीड़ों और विभिन्न खतरनाक पौधों के खिलाफ। यदि कोई पर्याप्त निर्दयी नहीं था तो मरने वाले वे खुद हो सकते थे या उनके आसपास के लोग। जियांग शुआन को पूरा विश्वास था कि यदि लता जनजाति को तोड़ दिया गया होता तो मच्छर जनजाति और भी अधिक निर्दयी होती। यह बात तब और स्पष्ट हुई जब वह एक ऐसे घर में दाखिल हुआ जो अभी तक ढह नहीं पाया था। घर के अंदर उसने एक जलती हुई आग पर एक जलती हुई भुजा देखी जो पहले से ही जल चुकी थी और उसके चारों ओर एक घिनौनी जलने की गंध फैली हुई थी। आग के गड्ढे के पास कई मानव हड्डियां पड़ी थीं, जिन पर काटने और चीरने के निशान थे, साथ ही दांतों के निशान भी। यह सब देखकर जियांग शुआन के मन में एक ठंडक दौड़ गई और उसे घिन के मारे उल्टी करने का मन हुआ। मांस खाने वाली जनजाति। जियांग शुआन तुरंत घर से बाहर भागा और उन हड्डियों को देखकर उसकी क्षणिक सहानुभूति एक पल में गायब हो गई। जियांग शुआन के दिल में एक अजीब सी हलचल थी जैसे ही उसने मच्छर जनजाति के खतरनाक क्षेत्र में कदम रखा। चारों ओर फैली हुई हड्डियां उसकी आंखों के सामने एक भयानक चित्रण कर रही थी, जो इस बात का प्रमाण थी कि यहाँ जीवन कितना निर्दयी और संघर्षपूर्ण था। उसे महसूस हुआ कि हर हड्डी एक कहानी कह रही थी, एक ऐसा किस्सा जो संघर्ष और मृत्यु के बीच का था। जैसे ही वह एक घर के पास पहुंचा, उसकी नजर उस जलती हुई आग पर पड़ी, जहां एक भुजा भुन रही थी। जलने की तीखी गंध ने उसके नथुनों को चिढ़ा दिया और उसकी आंखों में एक चमक आई। वह सोचने लगा कि क्या यह सच में मांस है या केवल उसकी कल्पना। लेकिन जैसे ही उसने हड्डियों को देखा, उसके मन में एक ठंडी लहर दौड़ गई। यहाँ क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वह अपने लोगों को यहाँ से वापस ले जाए या इस भयानक सच्चाई का सामना करे? उसके मन में यह सवाल गूंज रहा था और वह खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। जियांग शुआन के मन में विचारों का ज्वार उमड़ रहा था। उसने अपने चारों ओर फैली हुई हड्डियों को देखा, जो उसके लिए एक भयानक चेतावनी बन गई थी। हर हड्डी, हर निशान उसे यह बता रहा था कि इस दुनिया में रहना कितना कठिन है। वह सोचने लगा कि क्या इस जनजाति के लोग वास्तव में मांस खाने वाले हैं या यह केवल एक दुष्ट अफवाह है। लेकिन जब उसने उस जलती हुई भुजा को देखा, तो उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ गंभीर और भयानक हो रहा है। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो डर और जिज्ञासा का मिश्रण थी। वह जानता था कि अगर उसने अपने लोगों को इस खतरनाक जगह से नहीं निकाला, तो वह खुद भी इस नरसंहार का शिकार बन सकता है। जैसे ही वह घर से बाहर भागा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानता था कि उसे एक निर्णय लेना होगा और यह निर्णय उसके जीवन और उसके लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। क्या वह इस भयानक सच को उजागर करेगा या अपने लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा? उसकी सोच में एक गहरी उलझन थी और वह अपने भविष्य के बारे में चिंतित था। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर देखा और उसे लगा जैसे वह एक भयानक सपने में फंस गया हो। मच्छर जनजाति की यह दुनिया, जहां हड्डियां बिखरी हुई थीं, उसे एक अदृश्य भय से भर रही थी। उसके मन में एक गहरी चिंता थी कि क्या वह अपने लोगों को इस नरसंहार से बचा पाएगा। जैसे ही उसने अपने पीछे मुड़कर देखा, उसे उन हड्डियों की भयावहता का एहसास हुआ। वह जानता था कि यह जगह कितनी निर्दयी है और यहाँ जीवित रहना केवल सबसे मजबूत का ही काम है। उसके मन में यह सवाल था कि क्या वह खुद को और अपने लोगों को इस खतरनाक स्थिति से निकाल पाएगा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी दृढ़ता को दर्शा रही थी। उसने ठान लिया कि वह इस भयानक सच का सामना करेगा, चाहे जो भी हो। उसके दिल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उसने अपने कदम तेज कर दिए। उसे अपने लोगों की सुरक्षा की चिंता थी और वह जानता था कि उसे एक नेता की तरह कार्य करना होगा। यह उसका पहला अनुभव था जब उसने एक असली मांस खाने वाली जनजाति को देखा। दृश्य, गंध और मानसिक प्रभाव ने उसे लगभग उल्टी करवा दी। उसकी नजर में जो लोग अपने ही जैसे लोगों को खाते थे, वे अब इंसान नहीं रह गए थे, बल्कि इंसान के आकार के जानवर था। जियांग शुआन ने आदेश दिया, जो कुछ भी खाने योग्य और उपयोगी है, उसे जल्दी से ले लो। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो उसके इरादों को स्पष्ट कर रही थी। हाँ प्रमुख, सभी योद्धा एक साथ बोले। वाइन जनजाति के सभी योद्धा तुरंत कार्रवाई में जुट गए, तेजी से मच्छर जनजाति के बीच से गुजरते हुए। उन्होंने उन चीजों को छोड़कर जो स्वीकार्य नहीं थी, बाकी सब कुछ पैक करना शुरू कर दिया। मच्छर जनजाति ने पहले कई छोटी जनजातियों को लूट लिया था, इसलिए उनके पास जानवरों की खाल, हड्डियां, दांत, पत्थर, पत्थर के औजार, हड्डी के औजार और खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं थी। जियांग शुआन ने योद्धाओं को इन संसाधनों को इकट्ठा करने और मच्छर जनजाति के बाहर खुले मैदान में व्यवस्थित करने का आदेश दिया। जैसे ही जियांग शुआन संसाधनों की गणना कर रहा था, एक योद्धा तेजी से उसके पास आया। प्रमुख, हमने मच्छर जनजाति के बाहर एक समूह कैदियों को पाया है जो संभवतः अन्य जनजातियों से पकड़े गए हैं। जियांग शुआन का दिल धड़कने लगा। मुझे उन्हें देखने ले चलो। जियांग शुआन ने कैदियों की ओर बढ़ते हुए देखा कि उनमें से कुछ लोग अपने शरीर को सहारा देने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे थे। उनकी आंखों में एक अदृश्य कहानी थी जो उनके संघर्ष और साहस को बयां कर रही थी।
जियांग शुआन ने महसूस किया कि ये लोग केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी टूट चुके हैं। उन्होंने अपने योद्धाओं को निर्देश दिया कि उन्हें धीरे धीरे और सावधानी से संभालें ताकि उनकी स्थिति और भी खराब न हो। जैसे ही वे कैदियों के पास पहुंचे, जियांग शुआन ने एक युवा लड़की को देखा जिसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे कि वह किसी उम्मीद की किरण देख रही हो। उसने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने धीरे से उत्तर दिया, मैं लियान हूँ। उसके शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी जो जियांग शुआन को प्रेरित कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसे इन लोगों की मदद करनी है, उन्हें उनके अंधकार से बाहर निकालना है। जियांग शुआन ने अपने योद्धाओं से कहा, हम इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे और उन्हें हर संभव सहायता देंगे। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो उसके इरादों को स्पष्ट कर रही थी। जियांग शुआन ने लियान की आंखों में झांकते हुए देखा कि उनमें एक अद्भुत साहस था जो उसके दिल को छू गया। उसने अपने योद्धाओं को निर्देश दिया कि वे कैदियों को धीरे धीरे उठाएं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। जैसे ही वे आगे बढ़े, जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल एक मिशन नहीं है बल्कि यह एक नई शुरुआत है। मच्छर जनजाति के अंधकार में उन्होंने एक नई रोशनी की किरण देखी। जियांग शुआन ने अपने योद्धाओं को प्रोत्साहित किया, हम इन लोगों को बचाने के लिए यहाँ हैं और हम उन्हें उनके दुखद अतीत से मुक्त करेंगे। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जियांग शुआन ने देखा कि कैदियों के चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक आ रही थी। उन्होंने महसूस किया कि उनके प्रयासों का फल मिल रहा है। जैसे ही वे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, जियांग शुआन ने सभी को एकत्रित किया और कहा, हम एक परिवार हैं और हम एक दूसरे का साथ देंगे। उसकी आवाज में एक गहरी संवेदनशीलता थी जो सभी के दिलों को छू गई। जैसे ही लता जनजाति के योद्धा वहां पहुंचे, भय से सभी लोग एक दूसरे के करीब आ गए। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे वे किसी भयानक मौत का सामना करने के लिए तैयार हों। यह स्थिति शिक्यू और उसकी शिकार टीम 2 द्वारा नियंत्रित की जा रही थी। शिक्यू पेन के बाहर खड़ा था, उसकी आंखों में चिंता और जिम्मेदारी की चमक थी। उसने जियांग शुआन से पूछा, मुखिया, हमें इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? जियांग शुआन ने थोड़ा माथा सिकोड़ते हुए उत्तर दिया, ये लोग बेहद कमजोर और खराब स्थिति में थे। मच्छर जनजाति को नष्ट करने के बाद लता जनजाति के पास संसाधनों की भरपूर मात्रा थी, जिससे यह जनसंख्या बढ़ाने का सही समय था। लेकिन ये लोग इतने कमजोर थे कि 2-3 दिन की यात्रा भी नहीं कर सकते थे। अगर इन्हें यहाँ छोड़ दिया गया तो उनकी स्थिति को देखते हुए उनकी मृत्यु निश्चित थी। जियांग शुआन जीवन के प्रति उदासीन नहीं था और लता जनजाति को अधिक लोगों की आवश्यकता थी। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने आसमान की ओर देखा और एक विचार उसके मन में आया। जियांग शुआन ने शिक्यू से कहा, जाओ और जादूगरनी को लाओ। ठीक है। शिक्यू तुरंत ची शाओ को खोजने के लिए दौड़ा। शिक्यू ने ची शाओ को खोज निकाला और उसे जियांग शुआन के पास लाया। मुखिया, आपने मुझे बुलाया? ची शाओ ने कहा। बाहरी लोगों की उपस्थिति में ची शाओ आमतौर पर जियांग शुआन को मुखिया के रूप में संबोधित करती थी और जियांग शुआन उसे जादूगरनी कहकर पुकारता था। जियांग शुआन ने गंभीरता से कहा, जादूगरनी, कोशिश करो कि लता देवता से संवाद कर सको। देखो क्या दिव्य शक्ति इन लोगों के शरीर को मजबूत कर सकती है। अगर संभव हो तो मैं इन्हें वापस ले जाना चाहता हूँ। ची शाओ ने सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह दिव्य लता से संवाद करने की कोशिश कर रही हो। उसके चेहरे पर एक गहरी एकाग्रता थी और चारों ओर का वातावरण अचानक शांत हो गया। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, एक अद्भुत ऊर्जा उसके चारों ओर फैलने लगी। कुछ क्षणों के बाद ची शाओ ने अपनी आंखें खोली और कहा, लता देवता ने सहमति दी। जियांग शुआन ने आकाश की ओर देखा जहां लता देवता का प्रतीक था और उसने कहा, लता देवता की कृपा के लिए धन्यवाद। आसमान में लता देवता ने एक जीवंत हरे रंग की लता को फैलाया जो तेजी से पेन के ऊपर पहुंच गई। यह दृश्य अद्भुत था, जैसे प्रकृति ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया हो। लता धीरे धीरे झूल रही थी और उसके साथ एक हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे वह किसी गुप्त मंत्र का जाप कर रही हो। हरी तरलता बारिश की तरह नीचे गिरने लगी और यह जल्दी से कैदियों के शरीर में समाने लगी। जैसे ही यह तरलता उनके शरीर में प्रवेश कर रही थी, ऐसे उन्हें जीवन का नया संचार मिल रहा हो। जियांग शुआन ने देखा कि कैसे यह दिव्य शक्ति धीरे धीरे उनके कमजोर शरीर को मजबूत कर रही थी। वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था और चारों ओर एक सकारात्मकता का अनुभव हो रहा था। यह एक अद्भुत क्षण था जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो रही थी। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई आशा की किरण महसूस की। जेल के अंधेरे में जहां निराशा और दर्द का साम्राज्य था, अचानक एक नई रोशनी का संचार हुआ। कैदियों की आंखों में अब एक नई चमक थी जो पहले खोई हुई थी। उनकी त्वचा पर एक अद्भुत आभा फैली हुई थी, जैसे कि जीवन की किरणें उन्हें फिर से छू रही हो। एक कैदी जिसके हाथ में चोट थी ने अचानक महसूस किया कि वह अपनी बाह को उठा सकता है। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी का समावेश था। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में उत्साह की लहर थी। वह तुरंत घुटनों के बल गिर गया, आकाश में उड़ते हुए दिव्य बेल की पूजा करते हुए। चारों ओर के अन्य कैदी भी अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने लगे, उनके जख्म चमत्कारिक रूप से भरने लगे। ईश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद, उन्होंने एक स्वर में कहा। यह दृश्य अद्भुत था, जैसे कि अंधकार में एक नई सुबह का आगाज हो रहा हो। सभी कैदी फर्वेंटली झुककर दिव्य बेल की ओर देख रहे थे, उनके दिलों में कृतज्ञता का एक नया अनुभव था। जियांग शुआन ने इस दृश्य को देखा और राहत की एक गहरी सांस ली। दिव्य बेल ने केवल उनके जख्मों को ठीक नहीं किया, बल्कि उनके शरीर को भी पुनर्जीवित किया और उनके मन में ईश्वर के प्रति आभार का भाव जगाया। जेल की दीवारों के भीतर, जहां पहले केवल निराशा और दर्द का साम्राज्य था, अब एक अद्भुत परिवर्तन हो रहा था।
कैदियों की आंखों में एक नई चमक आ गई थी, जैसे कि जीवन की किरणें उन्हें फिर से छू रही हों। उनकी त्वचा पर एक अद्भुत आभा थी जो उनकी आंतरिक शक्ति को दर्शा रही थी। एक कैदी जिसका हाथ टूटा हुआ था ने अचानक महसूस किया कि वह अपनी बाह को उठाने में सक्षम है। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी का समावेश था। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में उत्साह की लहर थी। वह तुरंत घुटनों के बल गिर गया, आकाश में उठते हुए दिव्य बैल की पूजा करते हुए। चारों ओर के अन्य कैदी भी अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने लगे, उनके जख्म चमत्कारिक रूप से भरने लगे। ईश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद, उन्होंने एक स्वर में कहा। यह दृश्य अद्भुत था, जैसे कि अंधकार में एक नई सुबह का आगाज हो रहा हो। सभी कैदी फर्वेंटली झुककर दिव्य बेल की ओर देख रहे थे, उनके दिलों में कृतज्ञता का एक नया अनुभव था। जियांग शुआन ने इस दृश्य को देखा और राहत की एक गहरी सांस ली। दिव्य बेल ने केवल उनके जख्मों को ठीक नहीं किया, बल्कि उनके शरीर को भी पुनर्जीवित किया और उनके मन में ईश्वर के प्रति आभार का भाव जगाया। जेल के अंधेरे में जहां पहले केवल निराशा और दर्द का साम्राज्य था, अब एक नई रोशनी का संचार हुआ। कैदियों की आंखों में अब एक नई चमक थी जो पहले खोई हुई थी। उनकी त्वचा पर एक अद्भुत आभा फैली हुई थी, जैसे कि जीवन की किरणें उन्हें फिर से छू रही हों। एक कैदी जिसके हाथ में चोट थी ने अचानक महसूस किया कि वह अपनी बाह को उठा सकता है। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी का समावेश था। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में उत्साह की लहर थी। वह तुरंत घुटनों के बल गिर गया, आकाश में उठते हुए दिव्य बेल की पूजा करते हुए। चारों ओर के अन्य कैदी भी अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने लगे, उनके जख्म चमत्कारिक रूप से भरने लगे। ईश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद, उन्होंने एक स्वर में कहा। यह दृश्य अद्भुत था, जैसे कि अंधकार में एक नई सुबह का आगाज हो रहा हो। सभी कैदी फर्वेंटली झुककर दिव्य बेल की ओर देख रहे थे, उनके दिलों में कृतज्ञता का एक नया अनुभव था। जियांग शुआन ने इस दृश्य को देखा और राहत की एक गहरी सांस ली। दिव्य बेल ने केवल उनके जख्मों को ठीक नहीं किया, बल्कि उनके शरीर को भी पुनर्जीवित किया और उनके मन में ईश्वर के प्रति आभार का भाव जगाया। जेल के अंधेरे में जहां निराशा और दर्द का साम्राज्य था, अचानक एक नई रोशनी का संचार हुआ। कैदियों की आंखें में अब एक नई चमक थी जो पहले खोई हुई थी। उनकी त्वचा पर एक अद्भुत आभा फैली हुई थी, जैसे कि जीवन की किरणें उन्हें फिर से छू रही हो। एक कैदी जिसके हाथ में चोट थी ने अचानक महसूस किया कि वह अपनी बाह को उठा सकता है। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी का समावेश था। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में उत्साह की लहर थी। वह तुरंत घुटनों के बल गिर गया, आकाश में उठते हुए दिव्य बेल की पूजा करते हुए। चारों ओर के अन्य कैदी भी अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने लगे, उनके जख्म चमत्कारिक रूप से भरने लगे। ईश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद, उन्होंने एक स्वर में कहा। यह दृश्य अद्भुत था, जैसे कि अंधकार में एक नई सुबह का आगाज हो रहा हो। सभी कैदी फर्वेंटली झुककर दिव्य बेल की ओर देख रहे थे, उनके दिलों में कृतज्ञता का एक नया अनुभव था। जियांग शुआन ने इस दृश्य को देखा और राहत की एक गहरी सांस ली। दिव्य बेल ने केवल उनके जख्मों को ठीक नहीं किया, बल्कि उनके शरीर को भी पुनर्जीवित किया और उनके मन में ईश्वर के प्रति आभार का भाव जगाया। जेल के अंधेरे में जहां निराशा और दर्द का साम्राज्य था, अचानक एक नई रोशनी का संचार हुआ। कैदियों की आंखों में अब एक नई चमक थी जो पहले खोई हुई थी। उनकी त्वचा पर एक अद्भुत आभा फैली हुई थी, जैसे कि जीवन की किरणें उन्हें फिर से छू रही हो। एक कैदी जिसके हाथ में चोट थी ने अचानक महसूस किया कि वह अपनी बाह को उठा सकता है। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी का समावेश था। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में उत्साह की लहर थी। वह तुरंत घुटनों के बल गिर गया, आकाश में उठते हुए दिव्य बेल की पूजा करते हुए। चारों ओर के अन्य कैदी भी अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने लगे, उनके जख्म चमत्कारिक रूप से भरने लगे। ईश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद, उन्होंने एक स्वर में कहा। यह दृश्य अद्भुत था, जैसे कि अंधकार में एक नई सुबह का आगाज हो रहा हो। सभी कैदी फर्वेंटली झुककर दिव्य बेल की ओर देख रहे थे, उनके दिलों में कृतज्ञता का एक नया अनुभव था। जियांग शुआन ने इस दृश्य को देखा और राहत की एक गहरी सांस ली। दिव्य बेल ने केवल उनके जख्मों को ठीक नहीं किया, बल्कि उनके शरीर को भी पुनर्जीवित किया और उनके मन में ईश्वर के प्रति आभार का भाव जगाया। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, जहां वे लोग जो पहले डर और कमजोरी से भरे हुए थे, अब धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर रहे थे। दिव्य बेल की शाखाएं जब वापस खींची गई तो उन लोगों के दिलों में उम्मीद की किरण जगाने लगी। अब मैं आपको दो विकल्प देता हूँ, एक है कि आप हमारे साथ बेल जनजाति में लौटें और दूसरा है कि आप यहीं रुकें। उसके शब्दों में एक गहरी चेतावनी थी। हालांकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कई भयंकर चिड़ियानुमा मच्छर भाग चुके हैं। वे दिव्य बेल के उपस्थित होने से डरते हैं, लेकिन जैसे ही बेल देवता यहाँ से जाएंगे वे निश्चित रूप से लौटेंगे। यह सुनकर कैदियों के दिलों में एक सिहरन दौड़ गई। एक लड़की जो लगभग 16 या 17 साल की थी सबसे पहले आगे बढ़ी। उसने साहस जुटाया और जियांग शुआन की ओर देखा। अगर हम बेल जनजाति में जाएंगे तो क्या हमें भोजन के लिए मवेशियों की तरह पाला जाएगा, उसने पूछा। जियांग ने सिर हिलाते हुए कहा, आप इस बात पर आराम कर सकते हैं, हमारी बेल जनजाति ने कभी भी लोगों को नहीं खाया। लड़की ने राहत की सांस ली और फिर पूछा, क्या आप हमें बंदी बना देंगे? बिल्कुल नहीं, आपको जनजाति में लाना काम में मदद करने के लिए है। अगर आप भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप बेल जनजाति के सदस्य भी बन सकते हैं। लड़की ने खुशी से कहा, मैं आपके साथ जाऊंगी, मुझे कठिनाइयों से डर नहीं लगता और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। जियांग ने लड़की को ध्यान से देखा। जियांग शुआन की आंखों में एक चमक थी जब उसने उस लड़की की साहसिकता को देखा। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो उन कैदियों को आश्वस्त कर रही थी। आपका नाम क्या है? उसने पूछा। लड़की ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, मेरा नाम लियू है। जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, लियू, तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। उसके शब्दों में एक गर्मजोशी थी जिसने लियू के दिल को छू लिया। चारों ओर की हवा में एक नई ऊर्जा थी, जैसे कि बेल जनजाति की आशा उन कैदियों के दिलों में प्रवेश कर रही हो। जियांग ने आगे कहा, हमारी जनजाति में हम एक दूसरे की मदद करते हैं, यहाँ कोई अकेला नहीं है। लियू ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा,
मैं अपने दोस्तों को भी लाना चाहती हूँ। क्या वे भी हमारे साथ आ सकते हैं? जियांग ने सिर हिलाया। बिल्कुल, जितना अधिक हम एक साथ होंगे उतनी ही अधिक शक्ति होगी। यह सुनकर लियू की आंखों में खुशी की चमक आ गई। बाकी कैदी भी उत्सुकता से उनकी बातचीत सुन रहे थे। जियांग ने उन सभी को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी को यह समझना होगा कि हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। मच्छर जनजाति का डर अब खत्म हो चुका है। उसकी आवाज में एक शक्ति थी जो सभी के दिलों में उत्साह भर रही थी। जियांग शुआन ने उन कैदियों की आंखों में एक नई उम्मीद देखी। उसने महसूस किया कि यह पल सिर्फ एक निर्णय नहीं था, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। हमारी बेल जनजाति में हम एक परिवार की तरह हैं, उसने कहा। यहाँ हम एक दूसरे का साथ देंगे। उसके शब्दों में एक गहराई थी जो उन सभी के दिलों को छू गई। लियू ने कहा, क्या हम सच में एक परिवार बन सकते हैं? जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, परिवार का मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना और एक दूसरे के लिए खड़े रहना है। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। चारों ओर की हवा में एक नई ऊर्जा थी, जैसे कि बेल जनजाति की आत्मा उन कैदियों के दिलों में प्रवेश कर रही हो। जियांग ने आगे कहा, आप सभी को यह समझना होगा कि हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। उसके शब्दों में एक शक्ति थी जो सभी के दिलों में उत्साह भर रही थी। लियू ने कहा, मैं अपने दोस्तों को भी लाना चाहती हूँ। क्या वे भी हमारे साथ आ सकते हैं? जियांग ने सिर हिलाया। बिल्कुल, जितना अधिक हम एक साथ होंगे उतनी ही अधिक शक्ति होगी। यह सुनकर लियू की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वह एक बहुत पुरानी घास की स्कर्ट पहने हुए थी। उसके शरीर पर गंदगी के निशान थे। उसकी ऊंचाई कम थी और वह काफी कमजोर दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी जो उसे अन्य कैदियों की ओर देखा और पूछा, तुम लोग क्या करोगे? क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो या मच्छर जनजाति में रहकर पक्षी चोंच वाले मच्छरों से बदला लेने का इंतजार करोगे? मच्छर जनजाति के भयानक नाम से ही कैदियों के चेहरे पर डर की छाया छा गई और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के वाइन जनजाति के साथ जाने का निर्णय लिया। अच्छा, तो बाहर आओ, शिकार टीम दो, इनकी रस्सियां खोल दो। कैदियों के हाथों और पैरों में मजबूत पेड़ की छाल या घास की रस्सियां बंधी हुई थीं, जो उन्हें भागने से रोक रही थीं। शिक्यू ने शिकार टीम 2 का नेतृत्व किया और सभी कैदियों की रस्सियां खोल दी। जैसे ही कैदियों ने अपनी स्वतंत्रता पाई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। यदि वाइन जनजाति नहीं आती तो वे मच्छर जनजाति के लिए भोजन बन जाते। शिक्यू, उन्हें लाइन में लगाओ और संख्या गिनो। शिक्यू ने कुछ योद्धाओं के साथ मिलकर कैदियों को कई पंक्तियों में खड़ा किया और एक एक करके उनकी गिनती की। 2 बार गिनने के बाद शिक्यू ने जियांग शुआन को रिपोर्ट दी, मुखिया, कुल 8 लोग हैं। जियांग ने सिर हिलाया और कैदियों से कहा, अच्छा, संसाधन इकट्ठा करना जारी रखो और जब तुम खत्म कर लो तो जनजाति में लौट आना। वाइन जनजाति के योद्धा तेजी से काम में जुट गए और कैदी भी आलसी नहीं रहे, संसाधन इकट्ठा करने में जुट गए। जंगल की गहराई में, जहां पेड़ों की छाया और धूप का खेल चल रहा था, कैदियों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। डोंग कुई ने अपने चारों ओर देखा। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसने अपने साथियों को उत्साहित करते हुए कहा, हम अब स्वतंत्र हैं, हमें अपने लिए लड़ना होगा। उसकी आवाज में एक शक्ति थी जो अन्य कैदियों को प्रेरित कर रही थी। जैसे जैसे वे संसाधन इकट्ठा कर रहे थे, उनकी हंसी और बातचीत ने जंगल की शांति को तोड़ दिया। जियांग शुआन ने उन्हें देखा और मुस्कुराया। उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। उसने सोचा, ये लोग अब केवल कैदी नहीं रहे, वे अब एक नई जनजाति का हिस्सा हैं। शिकार टीम के योद्धा भी उनके साथ थे, जो उन्हें मार्गदर्शन कर रहे थे। हर बार जब वे कोई नया फल या लकड़ी का टुकड़ा इकट्ठा करते तो एक नई उम्मीद की किरण उनके दिलों में जगमगाती। जंगल की आवाजें, पक्षियों की चहचहाट और पत्तों की सरसराहट, सब कुछ मिलकर एक मधुर संगीत बना रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, कैदियों ने अपने कार्य में और भी अधिक उत्साह दिखाना शुरू कर दिया। डोंग कुई ने अपने साथियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, हमारी मेहनत का फल मीठा होगा। उसकी आवाज में एक विश्वास था जो सभी को प्रेरित कर रहा था। जियांग शुआन ने उन्हें देखा और सोचा कि कैसे ये लोग अब एकजुट होकर अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। जंगल में हर जगह हलचल थी, जैसे कि प्रकृति भी उनकी खुशी में शामिल हो रही हो। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कोई शिकारी अपनी शिकार की ओर बढ़ रहा हो। सभी ने चौंक कर देखा, लेकिन जियांग ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। डरो मत, ये हमारी मदद के लिए आ रहे हैं, उसने कहा। यह सुनकर कैदियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर चिंता की छाया थी, लेकिन जियांग की दृढ़ता ने उन्हें आश्वस्त किया। जैसे ही शिकारी पास आए, उन्होंने देखा कि वे वाइन जनजाति के योद्धा हैं, जो उन्हें और अधिक संसाधन लाने के लिए आए थे। यह देखकर सभी ने राहत की सांस ली। जैसे ही वाइन जनजाति के योद्धा कैदियों के पास आए, उनके चेहरे पर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था। जियांग शुआन ने उन्हें देखकर कहा, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। योद्धाओं ने कैदियों को बताया कि उन्हें और अधिक संसाधनों की आवश्यकता है ताकि वे मच्छर जनजाति से सुरक्षित रह सके। डोंग कुई ने अपने साथी कैदियों की ओर देखा और कहा, हम सब मिलकर काम करेंगे, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो सभी को एकजुट कर रही थी। जैसे जैसे वे सभी मिलकर काम करने लगे, जंगल में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। हर एक व्यक्ति ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक नई आशा की किरण उनके दिलों में जगमगाने लगी। जियांग ने देखा कि कैसे ये लोग अब एक परिवार की तरह एकजुट हो गए हैं। उन्होंने एक दूसरे के साथ हंसते खिलखिलाते हुए काम किया और जंगल की हरियाली में उनकी मेहनत का फल दिखने लगा। जैसे ही सूरज पश्चिम की ओर झुका, मच्छर जनजाति के सभी खाद्य और उपयोगी संसाधनों को बैल जनजाति ने इकट्ठा कर लिया था, जो कई छोटे ढेरों में बटे हुए थे। इस लड़ाई का माल अत्यंत प्रचुर था। बैल जनजाति के योद्धा खुशी से चमक रहे थे और यहाँ तक कि कैदी भी इस खुशी में शामिल थे। जियांग शुआन ने मच्छर जनजाति में रात बिताने की कोई योजना नहीं बनाई, क्योंकि वहां रहना उसे बहुत असहज महसूस कराता था। उसने आदेश दिया, इन वस्तुओं को बांट दो, हर व्यक्ति इसका एक हिस्सा उठाए, फिर जनजाति में लौटे। 100 से अधिक बैल जनजाति के योद्धा, साथ ही 80 नौ कैदी आगे
आगे बढ़े, या तो कुछ माल उठाने या परिवहन में मदद करने के लिए। यहाँ तक कि विशाल ड्रैगनफ्लाई भी जियांग शुआन द्वारा बुलाए गए, जिन्हें दिव्य बैल के माध्यम से आदेश दिया गया कि वे माल के एक हिस्से को ले जाने में सहायता करें। इसके बाद वे इन मालों के साथ लौटने की यात्रा पर निकल पड़े। वीर 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 आसमान में 36 विशाल ड्रैगनफ्लाई माल ले जाते हुए बैल जनजाति की दिशा में उड़ान भर रहे थे। बैल देवता फिर से सिकुड़ गया, बैल जनजाति की पंक्तियों के ऊपर मंडराते हुए आराम से उड़ रहा था। बैल देवता के आसपास होने से उन भयंकर पक्षियों और जानवरों को नजदीक आने की हिम्मत नहीं हुई, जिससे बैल जनजाति की टीम को शांति से लौटने की अनुमति मिली। 3 दिन बाद प्रचुर माल के साथ सभी अंततः बैल जनजाति में लौट आए। बूम बूम बूम, दिव्य बैल ने पत्थर के पहाड़ में वापसी की। इसकी जड़ें फिर से जमीन में प्रवेश कर गईं, तेजी से बढ़ते हुए, जैसे एक विशाल ड्रैगन पत्थर के पहाड़ के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। जैसे ही वे लौटने की यात्रा पर निकले, जियांग शुआन ने अपने चारों ओर की स्थिति का अवलोकन किया। आसमान में उड़ते हुए ड्रैगनफ्लाई की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो एक अद्भुत संगीत की तरह लग रही थी। विर विर विर, यह ध्वनि उनके दिलों में उत्साह भर रही थी। बेल जनजाति के योद्धा अपने माल के साथ आगे बढ़ रहे थे और उनके चेहरे पर संतोष और गर्व का भाव था। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल माल लाने की नहीं थी, बल्कि यह उनके सामूहिक प्रयास और एकता की जीत थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, बेल देवता ने अपने अनुयायियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। आसमान में उसकी उपस्थिति ने उन्हें साहस दिया। वे एक साथ चल रहे थे, जैसे एक विशाल परिवार, और उनकी हंसी और बातें हवा में गूंज रही थीं। यह एक ऐसा पल था जब उन्होंने अपने संघर्षों को भुला दिया और केवल अपने वर्तमान की खुशी का आनंद लिया। 3 दिन बाद जब वे अंततः बेल जनजाति में पहुंचे तो उनका स्वागत धूमधाम से किया गया। बूम बूम बूम, यह ध्वनि उनकी विजय का जश्न मना रही थी। विशाल ड्रैगनफ्लाइज ने पहले ही वाइन जनजाति की ओर उड़ान भर ली थी। जैसे ही जनजाति योद्धाओं ने युद्ध के पुरस्कारों को अपनी पीठ से उतारा, ड्रैगनफ्लाइज उत्साह से आसमान में उड़ने लगी। कुछ बार चक्कर लगाया और फिर दिव्य वाइन पर विश्राम करने के लिए स्टोन माउंटेन पर लौट आईं। इस दृश्य में आसमान में उड़ते हुए ड्रैगनफ्लाइज की चमकती हुई पंखों की छवि एक अद्भुत सौंदर्य प्रस्तुत करती है। महिलाएं और बच्चे, जो जमीन के गड्ढों में छिपे हुए थे, धीरे धीरे बाहर आए। जब उन्होंने पुरस्कारों के ढेर को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, जैसे वे भी इस युद्ध में भाग लेना चाहते थे। लेकिन जल्दी ही उन्होंने पुरस्कारों को छांटने में भाग लेना शुरू कर दिया, थकावट के बावजूद इस कार्य का आनंद लेते हुए। वाइन जनजाति के लोग बेहद खुश थे, क्योंकि उन्होंने जनजातीय युद्ध को लगभग बिना किसी हानि के जीत लिया था, जो अन्य जनजातियों के लिए लगभग असंभव था। इस जीत की खुशी में उनके चेहरे पर चमक थी और उनके दिलों में गर्व का अनुभव हो रहा था। इस बीच उन 89 पूर्व बंदियों ने जब वाइन जनजाति में कदम रखा तो उन्हें कुछ हद तक खोया हुआ सा महसूस हुआ, जैसे वे इस नई दुनिया में अपने लिए एक स्थान खोजने की कोशिश कर रहे हों। यह अनुभव उनके लिए एक अजीब सा था, जैसे वे एक सपने में खो गए हों। जैसे ही महिलाएं और बच्चे पुरस्कारों को छांटने में जुट गए, उनके चेहरे पर खुशी और उत्साह की चमक थी। वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे, जैसे कोई उत्सव मनाने का समय हो। हवा में एक हल्की सी मिठास थी, जो उनकी मेहनत और एकजुटता को दर्शा रही थी। बच्चे हंसते खिलखिलाते हुए पुरस्कारों के बीच दौड़ रहे थे और उनके छोटे छोटे हाथों में चमकते हुए गहने और अन्य वस्तुएं थी। यह दृश्य एक अद्भुत सामंजस्य का प्रतीक था, जहां हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा था। महिलाएं पुरस्कारों को छांटते समय एक दूसरे से बातें कर रही थी। उनकी आवाजें एक मधुर संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। इस खुशी के माहौल में वाइन जनजाति के लोग अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार हो रहे थे। उनके दिलों में गर्व और संतोष की भावना थी, जैसे उन्होंने न केवल युद्ध जीता हो, बल्कि अपने अस्तित्व को भी साबित किया हो। इस समय आसमान में उड़ते हुए ड्रैगनफ्लाइज की छवि और भी खूबसूरत हो गई थी, जैसे वे इस विजय का जश्न मना रहे हों। इस बीच वाइन जनजाति के लोग अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार हो रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी की चमक थी, जैसे उन्होंने न केवल युद्ध जीता हो, बल्कि अपने अस्तित्व को भी साबित किया हो। जनजातीय नेता ने एकत्रित लोगों के सामने खड़े होकर अपनी आवाज को ऊंचा किया। उनकी आवाज में एक शक्ति थी, जो सभी को एकजुट कर रही थी। उन्होंने कहा, हमने एक साथ मिलकर यह युद्ध लड़ा है और आज हम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। उनके शब्दों में एक प्रेरणा थी, जो सभी के दिलों में उत्साह भर रही थी। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। इस दृश्य में वाइन जनजाति के लोग एक दूसरे के साथ खड़े होकर अपने सामर्थ्य और एकता का जश्न मना रहे थे। आसमान में उड़ते हुए ड्रैगन फ्लाइज ने इस पल को और भी खास बना दिया था, जैसे वे भी इस विजय का हिस्सा बन गए हों। जब पूर्व बंदियों ने वाइन जनजाति में कदम रखा तो उनके मन में एक अजीब सा अनुभव था। वे नए वातावरण में खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे थे, जैसे वे एक नई दुनिया में प्रवेश कर गए हों। उनके चेहरे पर अनिश्चितता और आशंका के भाव थे, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी थी। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे यह तय कर रहे हों कि उन्हें क्या करना चाहिए। कुछ ने अपने नए साथियों से बात करने की कोशिश की, जबकि अन्य चुपचाप अपने विचारों में खोए हुए थे। यह दृश्य एक गहन भावनात्मक संघर्ष का प्रतीक था, जहां पूर्व बंदी अपने अतीत से निकलकर एक नई पहचान की खोज कर रहे थे। हवा में एक हल्की सी ठंडक थी, जो उनके मन में चल रहे विचारों को और भी गहरा कर रही थी। जैसे ही वे वाइन जनजाति के लोगों को देखते थे, उनके मन में एक सवाल उठता था, माइनस क्या वे वास्तव में इस नए जीवन में समाहित हो पाएंगे? यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन उनके दिल में एक नई आशा थी। वाइन जनजाति के लोग अपने नए साथियों का
स्वागत कर रहे थे, लेकिन पूर्व बंदियों के मन में एक गहरी चिंता थी। वे इस नए समाज में अपनी जगह खोजने की कोशिश कर रहे थे और उनके दिलों में एक अजीब सा डर था। क्या वे वास्तव में स्वीकार किए जाएंगे? क्या वे इस नए जीवन में समाहित हो पाएंगे? यह सवाल उनके मन में घूम रहा था। जनजातीय लोग उनकी ओर देख रहे थे और उनकी आंखों में एक जिज्ञासा थी, जैसे वे यह जानना चाहते हो कि ये नए लोग कौन हैं। पूर्व बंदियों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरों पर चिंता और आशंका के भाव थे। इस दृश्य में एक गहन तनाव का माहौल था, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। हवा में एक हल्की सी खामोशी थी, जो इस तनाव को और भी गहरा कर रही थी। जैसे ही पूर्व बंदियों ने जनजातीय लोगों के साथ बातचीत शुरू की, उनकी आवाजें धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक नई कहानी की शुरुआत होने लगी। वाइन जनजाति की बस्ती एक छोटी सी जगह थी, जहां कुछ ही घर थे और जनसंख्या भी बहुत कम थी। फिर भी इस छोटे से जनजाति ने शक्तिशाली और भयंकर मच्छर जनजाति को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की थी। इस जीत के बाद वाइन जनजाति के लोग अपने जीवन को फिर से संवारने में जुट गए थे। डोंगकुई, एक युवा लड़की, इस जनजाति के जीवन से संतुष्ट थी। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे उसने अपने जीवन में पहली बार स्थिरता का अनुभव किया हो। वह जानती थी कि यहाँ रहकर उसे और उसके जैसे अन्य लोगों को एक नई शुरुआत करने का मौका मिला है। जियांग शुआन ने अपनी सेना के आधे योद्धाओं को इन 89 लोगों की मदद करने के लिए नियुक्त किया। उन्होंने अस्थायी आवास बनाने का कार्य शुरू किया। योद्धा मेहनत से काम कर रहे थे, लकड़ी और पत्तों से घरों का निर्माण कर रहे थे। उनके बीच में हंसी मजाक और उत्साह का माहौल था। यह दृश्य एक नई आशा का प्रतीक था। जब आवास बनकर तैयार हो गए तो सभी ने राहत की सांस ली। इसे एक नई शुरुआत थी, जहां संघर्ष के बाद शांति का अनुभव हो रहा था। जियांग शुआन ने जब अपने योद्धाओं को काम पर लगाया तो वह खुद भी उनके साथ था। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, जैसे वह जानता था कि यह सिर्फ एक कार्य नहीं बल्कि एक नई पहचान बनाने का अवसर है। वह अपने साथियों को प्रोत्साहित कर रहा था, हमारी मेहनत का फल हमें अवश्य मिलेगा। योद्धा उसकी बातों से प्रेरित होकर और भी तेजी से काम करने लगे। लकड़ी की खड़खड़ाहट और पत्तों की सरसराहट के बीच वहां एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। डोंगकुई, जो एक कोने में बैठी थी, अपने हाथों में मिट्टी को महसूस कर रही थी। उसे यह एहसास हो रहा था कि वह अब अकेली नहीं है, बल्कि एक परिवार का हिस्सा बन चुकी है। उसकी मुस्कान में एक नई चमक थी, जो उसके दिल की गहराइयों से निकल रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वाइन जनजाति के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उनके बीच में हंसी और खुशी का माहौल था। जब उन्होंने अपने अस्थायी घरों का निर्माण पूरा किया तो सभी ने एक दूसरे को गले लगाया। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने अपने संघर्षों को पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत की। 5 दिन तक चलने वाले इस श्रम साध्य कार्य के दौरान हर दिन एक नई चुनौती सामने आती थी। जब वे लूट के सामान को छांटने में जुटे थे, तो हर वस्तु के पीछे एक कहानी थी। जियांग शुआन ने ध्यान से हर वस्तु को देखा, जैसे वह उसके भीतर की आत्मा को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ पर हर चीज का महत्व है, उसने अपने योद्धाओं से कहा। हमें इसे सही तरीके से संभालना होगा। योद्धा एकत्रित सामान को श्रेणीबद्ध करने में जुटे थे। कुछ वस्तुएं मूल्यवान थीं, जबकि अन्य केवल उपयोगी। डोंगकुई ने देखा कि कैसे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे और यह दृश्य उसके दिल को छू गया। वह सोचने लगी, यहाँ पर हम सब एक परिवार की तरह हैं। जब उन्होंने सामान को पूरी तरह से छांटा तो एक गहरी सांस ली। यह राहत का क्षण था, जैसे उन्होंने एक कठिन परीक्षा पास की हो। जियांग शुआन ने सभी को एकत्रित किया और कहा, हमने यह किया है, यह हमारी मेहनत का फल है। सभी ने एक साथ जयकारा लगाया। वाइन जनजाति के लोग अब एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहे थे। जी शुआन ने उन्हें बताया, हमारी मेहनत का फल हमें अवश्य मिलेगा। सभी ने एक साथ मिलकर नए सपनों को देखने का संकल्प लिया। डोंगकुई ने अपने दिल में एक नई उम्मीद महसूस की। उसने सोचा, हम एक परिवार हैं और हम एक साथ हर चुनौती का सामना करेंगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके दिलों में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में कदम रखा। जियांग शुआन ने कहा, हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। वाइन जनजाति के लोग एक साथ मिलकर अपने नए भविष्य की ओर बढ़ रहे थे, जहां संघर्ष और कठिनाइयां उनके लिए केवल एक नई कहानी लिखने का अवसर थी। यह एक नई शुरुआत थी, जहां हर सदस्य ने अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। एक सुनहरी सुबह थी, जब सूरज की किरणें खेतों में बिखरी हुई थी और हवा में एक मीठी खुशबू फैली हुई थी। जियांग शुआन और गणसोंग ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, जहां लाल क्रिस्टल बाजरा अपनी पूरे वैभव में खड़ा था। यह दृश्य अद्भुत था, जैसे प्रकृति ने अपनी पूरी कला को एकत्रित कर लिया हो। उनके दिलों में एक अद्वितीय संतोष का अनुभव हो रहा था, जैसे उन्होंने किसी महान विजय को प्राप्त किया हो। लाल क्रिस्टल बाजरा, जो कि 3 से 4 मीटर ऊंचा था, अपने मोटे तने के साथ खड़ा था और उसके पत्ते गहरे बैंगनी रंग के थे। यह दृश्य इतना भव्य था कि मानो खेतों में छोटे छोटे पेड़ खड़े हों। हर पौधे पर भारी भरकम फल लदे हुए थे, जो अनाज के सिरों के रूप में झूल रहे थे। जियांग ने एक पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो यह कितना सुंदर है। गण ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में चमक थी। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल फसल नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और संघर्ष का फल था। खेतों में हल्की हल्की हवा चल रही थी, जो उनके चेहरे को छू रही थी, और इस सुखद वातावरण ने उन्हें और भी प्रेरित किया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनके दिलों में एक नई आशा का संचार हुआ। यह केवल एक फसल नहीं थी, बल्कि उनके भविष्य की नींव थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, खेतों में हलचल बढ़ने लगी। किसान अपने अपने काम में जुट गए थे और चारों ओर से हंसने खिलखिलाने की आवाजें सुनाई दे रही थी।
जियांग और गण ने अपने हाथों में फसल के कुछ दाने लिए और उन्हें ध्यान से देखा। हर दाना उनके लिए एक कहानी कहता था, एक संघर्ष, एक सपना। उन्होंने महसूस किया कि यह फसल केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक नई शुरुआत थी। खेतों में काम करते हुए उन्होंने एक दूसरे से बातें की, अपनी योजनाओं और आकांक्षाओं को साझा किया। हम इस साल और भी बेहतर करेंगे, जियांग ने उत्साह से कहा। गण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम सब मिलकर इसे संभव बनाएंगे। हवा में एक नई ऊर्जा थी और चारों ओर की हरियाली ने उन्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने दिलों में एक नई उम्मीद का संचार किया और यह महसूस किया कि वे केवल किसान नहीं बल्कि अपने भविष्य के निर्माता थे। जैसे ही दिन ढलने लगा, खेतों में एक सुनहरा रंग बिखरने लगा। सूरज की किरणें धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिपने लगी और आसमान में रंग बिरंगे बादल फैलने लगे। जियांग और गण ने अपने काम को समाप्त करते हुए एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर संतोष और गर्व की चमक थी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, जैसे उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। हमने इसे किया, जियांग ने खुशी से कहा। गण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और यह केवल शुरुआत है। इस क्षण में उन्होंने अपने सपनों को साकार होते हुए देखा। खेतों में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो उनके चेहरे को छू रही थी और उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक दिन का अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। उन्होंने अपने दिलों में एक नई आशा का संचार किया और यह सोचते हुए घर की ओर बढ़े कि कल एक और सुनहरा दिन होगा। रात का अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा और खेतों में चांद की रोशनी बिखरने लगी। जियांग और गण ने अपने घर की ओर बढ़ते हुए आसमान में चमकते तारे देखे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे? जियांग ने कहा, नहीं, लेकिन अब हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। गण ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने अपने भविष्य के सपनों के बारे में बात की। रात की शांति में उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत रंग लाई है। खेतों में हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे प्रकृति भी उनकी सफलता का जश्न मना रही हो। जियांग ने कहा, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। गण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह तो बस एक शुरुआत है। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और उनके दिलों में एक नई उम्मीद का संचार हुआ। सुबह का उजाला फिर से खेतों में बिखरने लगा और जियांग और गण ने एक नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत की। उन्होंने अपने खेतों की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। खेतों में हलचल फिर से शुरू हो गई थी और किसान अपने काम में जुट गए थे। जियांग ने कहा, आज हम और भी मेहनत करेंगे। गण ने उत्साह से कहा, हाँ, हम अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं। जैसे जैसे सूरज की किरणें खेतों पर पड़ने लगी, उन्होंने अपने दिलों में एक नई प्रेरणा का अनुभव किया। यह केवल एक दिन नहीं था बल्कि उनके जीवन की एक नई शुरुआत थी। उन्होंने अपने हाथों में फसल के दाने लिए और उन्हें देखकर मुस्कुराए। यह केवल अनाज नहीं था बल्कि उनके संघर्ष और मेहनत का प्रतीक था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, हम इसे हासिल करेंगे। सुबह की पहली किरणें जब धरती पर बिखरने लगी, तब गानसोंग ने अपने खेतों की ओर कदम बढ़ाए। हल्की लाल रंग की क्रिस्टल बाजरा की बालियां जो अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई थी, सूरज की रोशनी में चमक रही थी। हर दाना जो उसकी अंगुली के आकार का था, जैसे किसी अनमोल रत्न की तरह। जियांगशुआन ने ऊंची लाल क्रिस्टल बाजरा की फसल को देखकर आश्चर्य से एक्सक्लेम किया, ऐसा लगता है कि इस चीज की उपज हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक बो सकते हैं तो लाल क्रिस्टल बाजरा हमारी मुख्य खाद्य सामग्री बन सकता है। गानसोंग ने गर्मजोशी से हंसते हुए कहा, मुखिया, क्या इसका मतलब है कि हमें भविष्य में भूखे रहने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी? जियांगशुआन ने उत्तर दिया, अगर कोई आपदा नहीं आती तो लाल क्रिस्टल बाजरा पत्थर के अंडों, गोल आलू, शकरकंद और उन सब्जियों के साथ न केवल हमें भूखे रहने से बचाएगा बल्कि शायद हमें एक महत्वपूर्ण अधिशेष भी देगा। अधिशेष? वास्तव में? यह सुनकर गानसोंग उत्साहित हो गया क्योंकि उसने इतने वर्षों तक अधिशेष नहीं देखा था। जियांगशुआन के शब्दों ने उसे एक ऐसे भविष्य का सपना देखने पर मजबूर कर दिया जहां वाइन जनजाति के पास अधिशेष की पहाड़ियां होंगी और सभी लोग अपनी भूख मिटा सकेंगे। जैसे ही गानसोंग और जियांगशुआन ने फसल की संभावनाओं पर चर्चा की, खेत में हल्की हवा चलने लगी। यह हवा जैसे किसी पुराने गीत की धुन हो उनके मन में आशा और उत्साह की लहरें पैदा कर रही थी। गानसोंग ने अपने हाथों से फसल को छुआ और उसे महसूस हुआ कि यह केवल एक फसल नहीं बल्कि उनके भविष्य की नींव है। जियांगशुआन की आंखों में चमक थी, जैसे उसने किसी अद्भुत सपने को साकार होते देखा हो। अगर हम इसे सही तरीके से प्रबंधित कर सकें, उसने कहा, तो यह हमारी जनजाति के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। गानसोंग ने सहमति में सिर हिलाया और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण चमकने लगी। हमारे पास अब एक मौका है, उसने कहा, एक ऐसा मौका जो हमें भूख से मुक्ति दिला सकता है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ गए कि यह केवल फसल नहीं बल्कि उनके संघर्ष और मेहनत का फल है। खेत में खड़े होकर उन्होंने अपने सपनों को साकार करने की ठानी। जैसे जैसे सूरज की किरणें तेज होती गईं, उनके दिलों में भी एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। यह एक नया दिन था, एक नई शुरुआत। जैसे ही गानसोंग और जियांगशुआन ने अपने सपनों की बात की, खेत में एक हल्की सी शांति छा गई। चारों ओर की चिड़ियों की चहचहाट और दूर से आती हुई हवा की सरसराहट ने इस पल को और भी खास बना दिया। गानसोंग ने अपनी आंखें बंद की और उस पल को महसूस किया जैसे समय थम गया हो। क्या तुम्हें याद है जब हमने पहली बार इस फसल के बारे में सोचा था? जियांगशुआन ने पूछा। गानसोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वह दिन भी खास था। हमने सोचा था कि क्या यह संभव है। जियांगशुआन ने सिर हिलाया, और अब यह हमारी आंखों के सामने है। यह सुनकर गानसोंग के दिल में एक नई उमंग जाग उठी। हमने बहुत मेहनत की है, उसने कहा, और अब हमें इसका फल मिल रहा है। जियांगशुआन ने कहा, यह केवल हमारी मेहनत का फल नहीं है बल्कि हमारे विश्वास का भी है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि यह केवल एक फसल नहीं बल्कि उनके जीवन की कहानी है। यह कहानी संघर्ष, मेहनत और उम्मीद की है। खेत में खड़े होकर उन्होंने अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की ठानी।
फसल की बात करते हुए गान सोंग और जियांग शुआन ने अपने भविष्य के सपनों को और भी विस्तार से समझा। अगर हम इस फसल को सही तरीके से प्रबंधित कर सकें, जियांग शुआन ने विश्वास के साथ कहा, बिल्कुल, अगर हम इसे बड़े पैमाने पर बोते हैं तो यह न केवल हमें भूखे रहने से बचाएगा बल्कि हमारे पास अधिशेष भी होगा। गान सोंग की आंखों में चमक आ गई। अधिशेष, उसने कहा, यह तो एक सपना है। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, सपने सच होते हैं अगर हम उन पर मेहनत करें। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ गए कि यह केवल एक फसल नहीं बल्कि उनके संघर्ष और मेहनत का फल है। खेत में खड़े होकर उन्होंने अपने सपनों को साकार करने की ठानी। जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ी, उनके दिलों में भी एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। यह एक नया दिन था, एक नई शुरुआत। वाइन जनजाति में उन्हें केवल मवेशियों की तरह रखा गया था, जहां उन्हें केवल कुछ जंगली घास और जंगली सब्जियां खाने की अनुमति थी, कभी कभी तो पत्ते भी। अब वे नए और विशाल घरों में रह रहे थे। उनके पास जलने के लिए चूल्हे थे, खाने के लिए भोजन था और सोने के लिए साफ जगह थी। इतना ही नहीं, वाइन जनजाति ने उन्हें कई बड़े मिट्टी के बर्तन भी भेजे ताकि वे अपने भोजन को पका सकें। अपने मूल जनजाति में उन्होंने कभी भी इतने अच्छे मिट्टी के बर्तन का उपयोग नहीं किया था। वाइन जनजाति बहुत अच्छी है, हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए? एक आदमी चूल्हे को गले लगाते हुए रोने लगा क्योंकि उसके कई प्रियजनों को मच्छर जनजाति ने खा लिया था और वे इन अच्छे दिनों को देखने के लिए जीवित नहीं रह सके। अन्य लोगों ने उसकी चीखें सुनी और अपने प्रियजनों और साथी जनजातियों के सदस्यों के बारे में सोचने लगे और कई लोग रोने लगे। डोंगक्वी नहीं रोई। उस क्षण में वह एक मिट्टी के कटोरे को पकड़े हुए चूल्हे के पास बैठी थी, चॉपस्टिक का उपयोग करने का अभ्यास कर रही थी। चॉपस्टिक वाइन जनजाति द्वारा सभी को उपयोग करने के लिए सिखाए जाने वाले बर्तन थे। लकड़ी के कटोरे या बांस के कटोरे को बनाने की तुलना में मिट्टी के कटोरे को बनाना बहुत आसान था। अब वाइन जनजाति एक भट्टी में 100 मिट्टी के कटोरे बना सकती थी, इसलिए वाइन जनजाति में अब सभी मिट्टी के कटोरे का उपयोग करते थे। चॉपस्टिक बनाना भी आसान था, जिसके लिए केवल 2 सीधे छोटे लकड़ी के डंडों को चिकना करना होता था। आसमान में सूरज की किरणें धीरे धीरे ढलने लगी और चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैलने लगी। वाइन जनजाति के लोग अपने नए घरों में बसने लगे थे और हर एक झोपड़े में एक नई कहानी की शुरुआत हो रही थी। जैसे ही लोग अपने अपने बर्तनों में भोजन डालने लगे, चूल्हे की गर्माहट ने उन्हें एक अद्भुत सुरक्षा का एहसास कराया। मिट्टी के बर्तनों की खनक और चॉपस्टिक की आवाजें एक नई धुन बना रही थी। डोंगक्वी ने अपने हाथों में चॉपस्टिक को मजबूती से पकड़ा और उसने पहली बार चावल उठाने की कोशिश की। उसकी आंखों में संकोच और उत्साह का मिश्रण था। जैसे ही उसने चावल को उठाया, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। मैं कर सकती हूँ, उसने खुद से कहा। चारों ओर के लोग उसकी ओर देखने लगे और उनमें से कुछ ने उसे प्रोत्साहित करने के लिए ताली बजाई। यह एक नया अध्याय था, जहां हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा था। मच्छर जनजाति के अत्याचारों को भुलाते हुए अब वे एक नई पहचान की ओर बढ़ रहे थे। डोंगक्वी ने अपनी चॉपस्टिक को और मजबूती से पकड़ा और फिर से कोशिश की। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सफलता की ओर बढ़ाया। यह क्षण केवल उसके लिए नहीं बल्कि सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराने लगा, चूल्हे की आग की लपटें और भी उज्जवल हो उठी। वाइन जनजाति के लोग अपने नए जीवन की खुशियों में डूबे हुए थे। चूल्हे के चारों ओर बैठकर उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए। एक महिला ने कहा, हम अब स्वतंत्र हैं, हमें अपने जीवन का नियंत्रण खुद लेना है। उसकी आवाज में एक नई शक्ति थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी। लोग एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर खड़े हो गए और एकता का प्रतीक बन गए। डोंगक्वी ने देखा कि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हंस रहे थे और अपने दुखों को भुला रहे थे। उसने महसूस किया कि यह केवल एक नई शुरुआत नहीं बल्कि एक नई पहचान का भी प्रतीक था। चूल्हे की गर्माहट ने उन्हें एकजुट किया और उनकी हंसी की गूंज ने रात के अंधेरे को चीर दिया। हर किसी के चेहरे पर एक नई चमक थी जो उनके दिलों में छिपी हुई थी। डोंगक्वी ने अपने हाथों में चॉपस्टिक को मजबूती से पकड़ा और अपने नए जीवन को गले लगाने का फैसला किया। यह रात केवल एक रात नहीं थी बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। गुरगुर गुरगुर बर्तन में खाना उबल रहा था। जैसे ही उसमें जड़े छोटी मछलियां, झींगे और जंगली सब्जी ने की जिम्मेदारी सौंपी थी ताकि कोई अराजकता न फैले। हर घर में कोई न कोई ऐसा होता है जो अस्थायी रूप से प्रबंधक की भूमिका निभाता है। हालांकि खाने का वितरण करने के अलावा उसके पास कोई और अधिकार नहीं था और वह भी सभी की तरह काम करता था। लड़का शर्मिंदा होकर अपना हाथ वापस खींच लेता है और धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। जब मध्यवर्गीय आदमी ने महसूस किया कि खाना पक गया है तो उसने लकड़ी को एक तरफ खिसकाया और भोजन शुरू करने की घोषणा की। उसने पहले खुद के लिए एक कटोरी भरी, फिर दूसरों के लिए। सभी ने अपने बर्तन थामे हुए थे, चॉपस्टिक पकड़े हुए उसकी ओर उत्सुकता से देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वह उनके लिए और भी खाना निकाले। लेकिन वह अतिरिक्त खाना किसी को नहीं दे सकता था क्योंकि जियांग शुआन ने कहा था कि अगर वितरण असमान हुआ तो सभी उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। यह एक प्राचीन निगरानी प्रणाली मानी जाती थी। वह मात्रा में कमी नहीं कर सकता था, लेकिन यह तय कर सकता था कि ज्यादा जंगली सब्जियां या मछलियां किसे दी जाएं। इसलिए लोग उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे और कई लोग उसकी कृपा पाने की कोशिश करते थे। जब डोंगक्वी की बारी आई तो उसने मुस्कुराते हुए उसके लिए और मछलियां निकाली। डोंगक्वी, अपने शरीर को पोषण देने के लिए और मछलियां खाओ। यह आदमी डोंगक्वी को पसंद करता था और उसके साथ बच्चे पैदा करना चाहता था, लेकिन डोंगक्वी ने मना कर दिया। अगर यह किसी और जनजाति में होता तो वह अपनी इच्छा से उसे मजबूर कर सकता था, लेकिन वाइन जनजाति में उसे ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। आग के चारों ओर बैठे लोग भूख से व्याकुल एक दूसरे की ओर देख रहे थे। जैसे ही मध्यवर्गीय आदमी ने खाना परोसना शुरू किया, सबकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वह अपनी चम्मच से धीरे धीरे कटोरी में मछलियां और झींगे डालता गया और हर बार जब वह किसी को देखता तो उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो जाती। डोंगक्वी, जो एक कोने में बैठी थी, उसकी ओर ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे वह किसी विशेष चीज की प्रतीक्षा कर रही हो। जब वह आदमी डोंगक्वी के पास पहुंचा तो उसने एक कटोरी में और मछलियां डाल दी।
तुम्हें और मछलियां खानी चाहिए, यह तुम्हारे लिए अच्छा है, उसने कहा। डोंग कुई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंता थी। वह जानती थी कि इस आदमी की नजरें उस पर हैं, और यह उसे असहज कर रहा था। अन्य लोग भी उसे देख रहे थे, कुछ तो जलन से भरे थे। वे सोच रहे थे कि क्यों डोंग कुई को इतना विशेष ट्रीटमेंट मिल रहा है। जैसे ही खाना परोसा गया, सबने अपने बर्तन उठाए और चुपचाप खाने में जुट गए। बर्तन की खनक, चॉपस्टिक की आवाज और खाने की खुशबू ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। लेकिन उस जीवंतता में एक छिपा हुआ तनाव था, जैसे कोई अनकही कहानी चल रही हो। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। केवल खाने की आवाजें और आग की क्रैकलिंग सुनाई दे रही थी। जैसे ही भोजन का वितरण समाप्त हुआ, लोग अपनी अपनी कटोरियों में झुक गए। हर किसी की आंखों में भूख की चमक थी, लेकिन डोंग कुई की आंखों में कुछ और था। वह जानती थी कि इस आदमी की नीयत उसके प्रति क्या है। वह उसकी आंखों में एक विशेष ध्यान देख सकती थी, जो उसे असहज कर रहा था। उसने अपने खाने में ध्यान लगाया, लेकिन उसके मन में एक हलचल थी। अन्य लोग भी अपने खाने में खो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में जलन और ईर्ष्या की चमक थी। वे डोंग कुई को देख रहे थे, जैसे वह कोई कीमती वस्तु हो। मध्यवर्गीय आदमी ने जब डोंग कुई को और मछलियां दी, तो अन्य लोगों ने चुपचाप उसकी ओर देखा। तुम्हें और खाना चाहिए, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक हल्की सी मिठास थी। डोंग कुई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक छिपी हुई चिंता थी। वह जानती थी कि यह सब उसके लिए नहीं था, बल्कि उस आदमी की इच्छाओं का परिणाम था। जैसे ही वह खाना खा रही थी, उसके मन में एक विचार आया कि क्या वह इस स्थिति से बाहर निकल सकती है। लेकिन यह विचार उसके मन से उड़ गया जब उसने देखा कि अन्य लोग उसकी ओर घूर रहे हैं। वह जानती थी कि उसे सावधान रहना होगा, क्योंकि इस आदमी की नजरें हमेशा उस पर थीं। खाने के दौरान डोंग कुई ने महसूस किया कि वह अकेली है, भले ही चारों ओर लोग बैठे हों। उसकी सोच में एक गहरी खाई थी, जिसमें वह खुद को खोती जा रही थी। उसने अपने खाने को चॉपस्टिक से उठाया, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी और दुनिया में है। उसके चारों ओर की आवाजें धुंधली हो गईं, और वह केवल अपने विचारों में खोई हुई थी। वह सोच रही थी कि क्या उसे इस आदमी से बचने का कोई रास्ता मिल सकता है। उसकी आंखें चुपचाप बर्तन में देख रही थी, लेकिन उसके मन में एक तूफान चल रहा था। वह जानती थी कि अगर वह इस आदमी को नकारती है, तो उसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। लेकिन क्या उसे अपनी इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए? यह सवाल उसके मन में बार बार घूम रहा था। जैसे ही उसने एक मछली का टुकड़ा उठाया, उसके हाथ में चॉपस्टिक की पकड़ ढीली हो गई। वह जानती थी कि उसे अपने लिए एक निर्णय लेना होगा, लेकिन वह डर रही थी। उसके मन में एक ख्याल आया कि क्या वह कभी इस स्थिति से बाहर निकल पाएगी। उसने अपने चारों ओर देखा, और सभी लोग अपने खाने में व्यस्त थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अदृश्य आंसू था, जो उसकी स्थिति की गंभीरता को दर्शा रहा था। जियांग शुआन ने अपने लोगों के लिए एक और नियम बनाया, माइनस न तो किसी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाना, न ही नाबालिग लड़कियों के प्रति कोई दुर्व्यवहार, और न ही गंभीर दंड, जैसे कि जनजाति से निष्कासन। इस नियम के तहत वह मजबूत मध्यवर्गीय व्यक्ति केवल डोंग कुई को जीतने की कोशिश कर सकता था, उसकी सहमति की प्रतीक्षा में। लेकिन डोंग कुई केवल मुस्कुराई, खाना चट कर गई। फिर भी उसने उसे दृढ़ता से मना कर दिया। डोंग कुई ने उसे कोई मूल्य नहीं दिया। जब वह वाइन जनजाति में पहुंची, तो उसने इस जनजाति की अच्छाई को सही मायने में महसूस किया। उसने यहाँ अनिश्चित काल तक रहने की इच्छा की। वाइन जनजाति में रहने के लिए उसने लंबे समय तक विचार किया और अंततः एक उपाय निकाला, माइनस जनजाति के एक सदस्य का साथी बनना। उसने वाइन जनजाति के चारों ओर खोजबीन की और अंततः जियांग शुआन पर ध्यान केंद्रित किया। यदि वह प्रमुख के साथ जुड़ जाती, तो निश्चित रूप से वह वाइन जनजाति में रह सकेगी। इसलिए जब भी उसे मजबूत मध्यवर्गीय व्यक्ति या अन्य लोगों के प्रस्ताव मिले, डोंग कुई ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें ठुकरा दिया, क्योंकि उसे इन लोगों में कोई गुण नहीं दिखाई दिया। डोंग कुई ने मिट्टी के कटोरे में रखे खाने पर सांस ली। फिर उसने शोरबा का एक घूंट भरा, जिसमें जंगली सब्जियों, मछली का स्वाद था, और उसमें हल्की सी नमकीनता थी। नमक। डोंग कुई ने वाइन जनजाति में रहने की अपनी इच्छा को और मजबूत किया। कौन सी अन्य छोटी जनजाति इतनी अच्छी जिंदगी जी सकती थी? डोंग कुई ने इस कठिनाई से अर्जित जीवन की सराहना की। उसने चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हुए अजीब तरीके से कटोरे में रखे सारे खाने को एक एक करके अपने मुंह में डालना शुरू किया, यहाँ तक कि शोरबा को भी बर्बाद नहीं किया। खाने के बाद उसने देखा कि मिट्टी के कटोरे में अभी भी छोटे छोटे तेल के धब्बे थे, इसलिए उसने उसमें आधा कटोरा पानी डालकर चॉपस्टिक से हिलाया और सारा पानी पी लिया। पेट भरने के बाद उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और फिर काम पर जाने के लिए तैयार हुए। जियांग शुआन ने कुछ लोगों को खेत साफ करने, कुछ को नहरें खोदने और दूसरों को सड़कें मरम्मत करने के लिए नियुक्त किया। डोंग कुई के झोपड़ी के सदस्य नहरें खोदने के लिए जिम्मेदार थे। काम करते करते डोंग कुई ने अपने साथियों के साथ मिलकर नहर की खुदाई में गहरी रुचि दिखाई। मिट्टी की ठंडी और नम गंध उनके चारों ओर फैली हुई थी। जैसे जैसे वे खुदाई करते गए, उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एकजुट किया। डोंग कुई ने अपने हाथों में औजारों को मजबूती से पकड़ा और हर खुदाई के साथ अपने सपनों को साकार होते हुए महसूस किया। उनके चेहरे पर संतोष और उत्साह की चमक थी। इस काम के दौरान उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां साझा की, जो उनके बीच की दूरी को मिटा रही थी। डोंग कुई ने महसूस किया कि यह केवल एक कार्य नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा था। हर खुदाई के साथ वह अपने भविष्य की ओर एक कदम और बढ़ रही थी। उसके दिल में एक नई आशा और विश्वास था कि वह इस जनजाति का हिस्सा बन सकती है। डोंग कुई ने अपने काम के दौरान अपने साथियों के साथ बिताए गए समय को संजोया। उन्होंने महसूस किया कि यह जनजाति केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह है। हर खुदाई के साथ वह अपने सपनों को और अधिक साकार होते हुए देख रही थी। उनके दिल में एक नई आशा और विश्वास था कि वह इस जनजाति का हिस्सा बन सकती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्होंने अपने काम में और भी अधिक मेहनत की, क्योंकि उन्हें पता था कि यह उनके भविष्य का निर्माण कर रहा है। डोंग कुई ने अपने साथियों के साथ मिलकर काम करते हुए एक नई ऊर्जा महसूस की। उनकी हंसी और बातचीत से वातावरण में एक सकारात्मकता फैली हुई थी। यह केवल एक काम नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा था।
डोंग कुई ने अपने दिल में ठान लिया कि वह इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती है। यह एक थकाने वाला दिन था। उसने चारों ओर देखा और उसे अपने विशाल कमरे में शांति का अनुभव हुआ। यह उसका अपना स्थान था, स्वतंत्रता का एक ठिकाना। जब वो दूसरों के साथ रहता था तो कोई व्यक्तिगत स्थान नहीं होता था और उसे यह एहसास पसंद नहीं था। रात में जियांग शुआन ने आराम से आग के पास बैठकर मांस भूनना शुरू किया और उसके चारों ओर एक सुगंध फैलने लगी। यह कितना अच्छा महक रहा है। तभी बाहर से एक आवाज आई, कौन है? जियांग शुआन ने पहले ही कदमों की आवाज सुन ली थी, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी क्योंकि दिव्य बेल की सुरक्षा के साथ जो भी यहाँ आता वह दुश्मन नहीं हो सकता। उसने भूनने वाले स्केयर को नीचे रखा और दरवाजा खोला। बाहर डोंग कुई एक मशाल के साथ खड़ी थी, थोड़ी संकोच में। मुखिया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यह डोंग कुई है, आ जाओ। जियांग शुआन फिर से आग के पास बैठ गया और सहजता से पूछा, तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? एक मुखिया के रूप में लोगों का उसके पास आना आम बात थी, इसलिए जियांग शुआन इसके लिए अभ्यस्त था। डोंग कुई ने कुछ नहीं कहा। उसने आग पर मांस को काफी देर तक देखा, गुप्त रूप से निगलते हुए। यह देखकर जियांग शुआन ने उसे एक स्केयर दिया और कहा, भूखी हो, खाओ, लेकिन जब तुम खत्म कर लो तो किसी और को मत बताना, नहीं तो सब मेरे मांस के लिए आ जाएंगे, जो अच्छा नहीं होगा। डोंग कुई ने उत्सुकता से सिर हिलाया, स्केयर लिया और जल्दी से उसे खत्म कर दिया, यहाँ तक कि अपने मुंह को साफ भी किया। अब क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यह किस बारे में है? डोंग कुई ने स्केयर को एक तरफ रखा, जियांग शुआन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मुखिया, मैं तुम्हारे साथ एक बच्चा चाहती हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, एक घास की स्कर्ट सीधे जमीन पर गिर गई। धुंधली आग की रोशनी में जियांग शुआन चौंक गया। उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था और वह शब्दहीन रह गया। उसने पीछे हटते हुए मन ही मन सोचा, यहाँ मत आओ। जियांग शुआन ने डोंग कुई को घास की स्कर्ट पहनाकर उसे बाहर धकेल दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह रात उसके घर में न बिताए। डोंग कुई की आंखों में निराशा की चमक थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह केवल एक मशाल थामे अपने निवास की ओर लौट गई। जियांग शुआन ने दरवाजा बंद कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में विचारों का एक जंजाल था। उसने डोंग कुई को अस्वीकार करने का कारण यह नहीं बताया कि वह महान है, बल्कि यह कि वह जानवर की तरह बेतरतीबी से सोना नहीं चाहता था। भविष्य से आई आत्मा और उसकी शिक्षा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। यह जानना आवश्यक है कि ऐसे प्राचीन परिस्थितियों में यदि आप एक साथ सोते हैं तो वास्तव में बच्चे होने की संभावना होती है। आवेग एक राक्षस है, विशेष रूप से जियांग शुआन जैसे व्यक्ति के लिए जिसे जिम्मेदारी का एहसास है और जो आवेग से कार्य नहीं कर सकता। कम से कम किसी को ऐसा साथी खोजना चाहिए जिसे वह पसंद करता हो, कुछ भावनाएं विकसित करनी चाहिए और फिर अगले कदम पर बढ़ना चाहिए, है ना? इसके अलावा उसका शरीर केवल 14 साल का था और उसके मन में यह उम्र अभी भी एक बच्चे की है। दूसरों का इसे संभालने का तरीका चाहे जो हो, वह निश्चित रूप से इतनी कम उम्र में बच्चे नहीं चाहता था। यह बहुत ही भयानक था। अगले दिन जियांग शुआन ने फिर से डोंग कुई को देखा। जनजाति इतनी छोटी थी कि वे बार बार एक दूसरे से मिलते थे। जियांग शुआन को थोड़ी असहजता महसूस हुई, जबकि डोंग कुई ठीक थी, बस थोड़ी निराश। लेकिन उसने हार नहीं मानी, यह सोचते हुए कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह मच्छर जनजाति में बहुत भूखी थी, पतली हो गई थी और अच्छी नहीं लग रही थी। एक बार जब वह थोड़ा वजन बढ़ा लेगी और बेहतर दिखेगी तो जियांग शुआन को नहीं पता था कि वह क्या सोचती है, लेकिन असहजता से बचने और अधिक भोजन इकट्ठा करने के लिए उसने शिकार टीम एक को पहाड़ों में ले जाने का निर्णय लिया। पहाड़ों की ठंडी हवा में जियांग शुआन ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिकार के लिए तैयारियां की। उनकी आंखों में उत्साह और साहस की चमक थी, जबकि डोंग कुई की छवि उसके मन में घूम रही थी। वह जानता था कि उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा, लेकिन क्या यह संभव था? क्या वह अपने दिल की सुन पाएगा? यह सब उसके लिए एक चुनौती थी। जैसे ही वे पहाड़ों की ओर बढ़े, जियांग शुआन की सोच और भी गहरी होती गई। वह अपने साथियों के साथ चलते हुए पहाड़ी रास्तों की कठिनाइयों का सामना कर रहा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर से पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। जियांग शुआन की आंखों में एक अदृश्य संघर्ष था। वह डोंग कुई के प्रति अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या वह वास्तव में उसे पसंद करता था या यह केवल एक क्षणिक आकर्षण था? उसके मन में सवालों की बाढ़ थी। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल शिकार नहीं था, बल्कि अपने भीतर की लड़ाई को जीतने का भी एक अवसर था। उसकी सोच में डोंग कुई का चेहरा बार बार उभरता था, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक। क्या वह उसे फिर से देख पाएगा? क्या वह उसे अपने दिल की बात बता पाएगा? यह सब उसके लिए एक पहेली बन गया था। जैसे ही वे शिकार के लिए पहुंचे, जियांग शुआन ने अपने साथियों के साथ मिलकर रणनीति बनाई। उनके बीच एक गहरी समझ और एकजुटता थी। हर कोई जानता था कि यह केवल भोजन का मामला नहीं था, बल्कि उनकी जनजाति की सुरक्षा और अस्तित्व का भी सवाल था। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई जिम्मेदारी महसूस की। वह केवल एक लड़का नहीं था, बल्कि एक नेता भी बन रहा था। जैसे ही उन्होंने शिकार शुरू किया, जियांग शुआन ने अपने चारों ओर की हर चीज को ध्यान से देखा। पेड़ों की सरसराहट, पत्तियों की खड़खड़ाहट और दूर से आती हुई जानवरों की आवाजें, सब कुछ उसे सचेत कर रही थी। वह जानता था कि हर कदम महत्वपूर्ण था। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी और उसके मन में डोंग कुई की छवि बार बार उभरती थी। क्या वह उसे गर्वित कर पाएगा? क्या वह अपने साथी और जनजाति के लिए सही निर्णय ले पाएगा? यह सब उसके लिए एक परीक्षा थी। जियांग शुआन ने विशाल सींग वाले जानवर का सामना करते हुए अपने चारों ओर देखा। उसने समझ लिया कि इस विशाल जीव को पकड़ने के लिए साधारण जाल बेकार होंगे। यहाँ तक कि एक गड्ढा खोदना भी बहुत बड़ा, समय लेने वाला और श्रम साध्य होगा।
शिकार टीम के सभी योद्धाओं को केवल संख्या और नेता की शक्ति पर निर्भर रहना था। जियांग शुआन ने अपने साथियों को निर्देश देते हुए कहा, इसके सामने कई ट्रिपिंग रस्सियां लगाओ, सबसे मजबूत रस्सियों का चुनाव करो, 5 लोग एक रस्सी खींचेंगे, मैं इसे ललचाऊंगा। उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था जो उसके योद्धाओं को प्रेरित करता था। साथ ही सबसे बड़ा वाइन जाल तैयार करो, अगर मौका मिले तो विशाल सिंह वाले जानवर को उसमें फंसाने का प्रयास करो। सभी ने एक साथ हाँका और गू तैंग ने हाथ लहराते हुए शिकार टीम के 30-5 योद्धाओं को नेतृत्व करते हुए चुपचाप विशाल सिंह वाले जानवर के सामने के जंगल में घेराबंदी करने के लिए भेजा। उन्होंने सबसे मोटी छाल की रस्सियों का उपयोग करते हुए ट्रिपिंग रस्सियां स्थापित करना शुरू किया। इन्हें मजबूती से बांधो, विशाल सिंह वाला जानवर बहुत मजबूत है, बाद में 5 लोग एक रस्सी खींचेंगे, लापरवाह मत रहना, गू तैंग ने योद्धाओं को निर्देश देते हुए कहा। गू तैंग ने योद्धाओं को एक पेड़ से रस्सी का एक सिरा बांधने का निर्देश दिया और कुछ सबसे मजबूत योद्धाओं के साथ अंतिम ट्रिप वायर के स्थान पर गए। वहां उन्होंने एक बड़ा वाइन जाल बिछाया। यह वाइन जाल मजबूत बेलों से बुना गया था। इसकी ताकत इतनी अधिक थी कि यह अधिकांश शिकार को फंसाने में सक्षम था। जियांग शुआन की आंखों में एक चमक थी, वह जानता था कि यह शिकार उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित किया और अपने साथी योद्धाओं की ओर देखा, जो पूरी तरह से तैयार थे। जंगल की शांति को केवल पत्तों की सरसराहट और दूर से आती हुई चिड़ियों की चहचहाहट ने तोड़ा। जियांग शुआन ने अपनी आवाज को दृढ़ता से उठाते हुए कहा, याद रखें, यह शिकार केवल हमारी भूख को नहीं मिटाएगा, बल्कि हमारी जनजाति की गरिमा को भी बढ़ाएगा। उसकी बातों में एक प्रेरणा थी, जो सभी योद्धाओं के दिलों में उत्साह भर रही थी। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और एकजुट होकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। जैसे ही जियांग शुआन ने विशाल सिंह वाले जानवर को ललचाने के लिए आगे बढ़ा, उसके दिल में एक अद्भुत मिश्रण था, डर और उत्साह का एक अद्भुत संगम। उसने अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाया, हर कदम के साथ उसके चारों ओर का वातावरण बदल रहा था। पेड़ों की छायाएं उसके ऊपर गिर रही थीं और हवा में एक हल्की सी गंध थी, जो जंगल की ताजगी को दर्शाती थी। उसने अपने हाथों को धीरे से अपनी तलवार पर रखा, उसकी धार चमक रही थी। जैसे जैसे वह विशाल सिंह वाले जानवर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि जानवर ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जियांग शुआन ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक योद्धा क्या कर सकता है। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी और जानवर ने एक कदम आगे बढ़ाया। यह क्षण जियांग शुआन के लिए एक चुनौती थी, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही शिकार लताओं के जाल में फंस गया, वो भाग नहीं सकता था। चारों ओर का वातावरण तनाव से भरा हुआ था, जैसे जंगल ने सांस रोकी हो। एक योद्धा तेजी से जियांग शुआन के पास दौड़ा, उसकी आंखों में उत्साह और चिंता का मिश्रण था। ठीक है, चलो तैयार हो जाएं, उसने कहा। जियांग शुआन ने अपनी सूखी होठों को चाटते हुए हड्डी की भाला को मजबूती से पकड़ा और विशाल सिंह वाले जानवर की ओर तेजी से बढ़ा। विशाल जानवर ने शोर सुनकर अपना भोजन छोड़ दिया और जियांग शुआन को संदेह से देखने लगा। उसके लिए जियांग शुआन बड़ा नहीं था, लेकिन उसके अंदर से एक खतरनाक आभा का अनुभव हुआ। जानवर ने अपने शरीर को मोड़ते हुए अपना सिर नीचे किया और अपने विशाल सिंह को जियांग शुआन की ओर लक्ष्य बनाया। जबकि उसने गहरे गर्जना की, जियांग शुआन ने सीधे उसका सामना नहीं किया, बल्कि उसने दौड़ते समय अपनी पीठ से एक छोटा भाला निकाला और अचानक उसे विशाल जानवर की ओर फेंक दिया। स्वश, भाला हवा को चीरते हुए जानवर के कंधे की ओर गया। थर्ड, विशाल जानवर इतना बड़ा था, फिर भी वह बहुत फुर्तीला नहीं था और भाला उसके कंधे में धंस गया। खून बहने लगा। गर्जना, जानवर क्रोधित हो गया, अपने सिर को नीचे करते हुए जियांग शुआन पर चार्ज करने लगा। जैसे ही विशाल जानवर ने दौड़ना शुरू किया, उसकी गति तेज थी और उसका प्रभाव भयानक था। लेकिन जियांग शुआन और भी तेज था। उसने तेजी से दिशा बदली, जानवर के बगल में जाकर एक और छोटा भाला फेंका। थर्ड, यह भाला फिर से विशाल जानवर में धंस गया, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। उसकी मोटी त्वचा और विशाल आकार के कारण दोनों भालों ने उसे गंभीर चोट नहीं पहुंचाई और जानवर ने भागने का विचार नहीं किया। थम थम थम, विशाल जानवर जियांग शुआन का पीछा करता रहा, जो उसे गोल गोल घुमाते हुए थका रहा था। कभी कभी अतिरिक्त क्षति के लिए एक छोटा भाला फेंकता। जियांग शुआन की आंखों में साहस और रणनीति की चमक थी, जबकि जानवर की सांसें तेज हो रही थी। जियांग शुआन ने जानवर को थकाने की योजना बनाई थी और वह जानता था कि उसे धैर्य रखना होगा। जब 4 या 5 छोटे भाले विशाल जानवर में धंस गए, जियांग शुआन के पास अब कोई भाला नहीं बचा था और जानवर की ऊर्जा भी धीरे धीरे कम हो रही थी। जैसे ही जियांग शुआन ने महसूस किया कि विशाल जानवर की ऊर्जा कम हो रही है, उसने एक योजना बनाई। अब समय आ गया है। उसने जानवर को जंगल में खींच लिया, जहां शिकार दल ने घात लगाई थी। जंगल की हरियाली में एक गहरी छाया थी और पत्तों की सरसराहट ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। जब विशाल जानवर ने संकोच किया, जियांग शुआन ने उसकी ओर मुड़कर उसे चुनौती दी। आओ, अपनी गुस्से को बनाए रखो और पीछा जारी रखो। उसकी आवाज में एक अद्भुत आत्मविश्वास था, जो जानवर के गुस्से को और भड़काने लगा। जानवर ने अपने विशाल सींग को उठाया और जियांग शुआन की ओर दौड़ पड़ा, जैसे वह एक तूफान की तरह था। जियांग शुआन ने अपनी स्थिति को मजबूत किया, जानवर की गति को समझते हुए, और अपने अगले कदम की योजना बनाई। जैसे ही विशाल जानवर ने जियांग शुआन की ओर दौड़ना शुरू किया, उसके सींगों की छाया ने जमीन पर एक डरावनी आकृति बनाई। जियांग शुआन ने अपने शरीर को एक ओर झुकाया, जानवर के सींगों से बचते हुए,
और एक बार फिर अपनी चाल बदल दी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक ठोस निश्चय था। वह जानता था कि यह उसकी अंतिम लड़ाई हो सकती है। जानवर ने एक बार फिर गहरा गर्जना की और जियांग शुआन ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए एक कूद लगाई। वह जानवर के पास पहुंचा और उसके सींगों के नीचे से निकल गया। उसकी गति अद्भुत थी और जैसे ही वह जानवर के पीछे पहुंचा, उसने एक बार फिर से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अद्भुत साहस था। जियांग शुआन ने जानवर की गति को समझते हुए उसे अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार किया। जैसे ही जियांग शुआन ने जानवर को जंगल में खींचा, उसने महसूस किया कि उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। जानवर की आंखों में क्रोध और निराशा थी और जियांग शुआन ने उसे चुनौती दी। आओ, मुझे पकड़ो। उसकी आवाज में एक अद्भुत साहस था जो जानवर को और भी उत्तेजित कर रहा था। जंगल की हरियाली में पत्तों की सरसराहट और जानवर की गर्जना ने एक अद्भुत संगीत का निर्माण किया। जियांग शुआन ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। जानवर उसके पीछे था। उसकी सांसें तेज और भयानक थी। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर देखा। उसे अपने साथियों की मदद की आवश्यकता थी। वह जानता था कि यह एक सामूहिक प्रयास होगा। जैसे ही जानवर ने एक और बार चार्ज किया, जियांग शुआन ने अपनी गति को बढ़ाया और उसकी आंखों में एक अद्भुत दृढ़ता थी। यह लड़ाई केवल उसकी नहीं थी, बल्कि पूरी टीम की थी। जब गौटेंग और अन्य योद्धा पहुंचे, तब विशाल सिंह वाला जानवर पहले से ही मृत पड़ा था। नेता कितना मजबूत है। शिकार दल के योद्धा जियांग शुआन को उत्साह से देख रहे थे। उनकी आंखों में प्रशंसा और श्रद्धा की चमक थी। जियांग शुआन, जो भारी सांसें ले रहा था, ने कहा, इसे बांधो और वापस ले चलो। यह विशाल सिंह वाला जानवर को बचने लगे। उनके चेहरे पर जीत की चमक थी, जैसे उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जीती हो। एक साथ 30 से अधिक योद्धाओं ने विशाल जानवर को उठाने के लिए अपनी ताकत लगाई और वे इसे अपने कंधों पर उठाकर अपने जनजाति की ओर बढ़ने लगे। जंगल की गहराई में पत्तियों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जियांग शुआन ने अपने साथियों को उत्साहित किया, चलो, हमें जल्दी करनी चाहिए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनके दिलों में गर्व और उत्साह की लहरें दौड़ रही थीं। हर कदम के साथ वे अपने जनजाति की ओर बढ़ते हुए अपने साहस और बलिदान की गाथा को याद कर रहे थे। विशाल सींग वाला जानवर उनके पीछे लटक रहा था। उसकी विशालता के बावजूद अब वह उनकी शक्ति का प्रतीक बन गया था। जियांग शुआन ने अपने योद्धाओं की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास की चमक थी। हमने इसे किया, उन्होंने गर्व से कहा और सभी ने एक साथ जयकारा लगाया। जैसे ही वे अपने जनजाति के करीब पहुंचे, जंगल का माहौल बदलने लगा। हवा में एक हल्की सी ठंडक थी और पत्तियों की सरसराहट ने एक रहस्यमय ध्वनि उत्पन्न की। जियांग शुआन और उसके योद्धा थके हुए थे, लेकिन उनके दिलों में एक नई ऊर्जा थी। उन्होंने अपने कंधों पर विशाल सींग वाले जानवर का वजन महसूस किया, लेकिन यह उनके साहस को और भी बढ़ा रहा था। जैसे ही वे जनजाति के दरवाजे पर पहुंचे, वहां के लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उनकी आंखों में गर्व और सम्मान की चमक थी। जियांग शुआन ने अपने योद्धाओं को उत्साहित करते हुए कहा, हमने यह किया है, यह हमारी मेहनत का फल है। जनजाति के लोग ताली बजाने लगे और उनकी आवाजें जंगल में गूंजने लगी। जियांग शुआन ने देखा कि बच्चे और बुजुर्ग उनकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद और विश्वास था। यह दृश्य जियांग शुआन के दिल को छू गया। उसने सोचा, यह हमारी लड़ाई का मतलब है, यह हमारी एकता और साहस का प्रतीक है। जनजाति के मुखिया ने आगे बढ़कर जियांग शुआन को गले लगाया, तुम्हारी बहादुरी ने हमें गर्वित किया है। जियांग शुआन ने सिर झुकाते हुए कहा, यह हम सभी की जीत है। जैसे ही जनजाति के लोग जियांग शुआन और उसके योद्धाओं का स्वागत कर रहे थे, वहां का माहौल उत्सव का था। हर कोई एक दूसरे को गले लगा रहा था, खुशी के आंसू बहा रहा था। जियांग शुआन ने देखा कि महिलाएं और बच्चे उनके लिए भोजन तैयार कर रहे थे और वहां की खुशबू ने वातावरण को महका दिया था। उन्होंने अपने योद्धाओं के साथ मिलकर उस विशाल सींग वाले जानवर को जनजाति के बीच रखा। यह जानवर अब उनकी मेहनत और साहस का प्रतीक बन चुका था। जनजाति के लोग उत्साह से चिल्ला रहे थे, हमारे योद्धा लौट आए हैं। जियांग शुआन ने अपने योद्धाओं की ओर देखा। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी की चमक थी। उन्होंने कहा, यह हमारी एकता की जीत है, हम सभी ने मिलकर यह किया है। जनजाति के मुखिया ने कहा, हम तुम्हारी बहादुरी को कभी नहीं भूलेंगे। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। जैसे जैसे रात का अंधेरा छाने लगा, आग जलने लगी और लोग नृत्य करने लगे। यह एक ऐसा क्षण था जो हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गया। रात का अंधेरा गहराने लगा और जनजाति के लोग एकत्रित होकर आग के चारों ओर बैठ गए। जियांग शुआन ने अपने योद्धाओं के साथ मिलकर उस विशाल सींग वाले जानवर का मांस बांटने का निर्णय लिया। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और उनकी आंखों में एक नई जिम्मेदारी का भाव था। जियांग शुआन ने कहा, यह मांस हमें शक्ति देगा और हमारी एकता को और मजबूत करेगा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे जैसे मांस बढ़ता गया, वहां का माहौल और भी गर्म हो गया। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और अपने अनुभव साझा कर रहे थे। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल एक भोजन नहीं था, बल्कि यह उनके बंधन को और भी मजबूत कर रहा था। उन्होंने कहा, हम सभी एक परिवार हैं और इस भोजन के साथ हम अपनी एकता को और भी गहरा करेंगे। जनजाति के लोग एक साथ मिलकर खाने लगे और उनकी हंसी और बातें रात के अंधेरे में गूंजने लगी। यह एक ऐसा क्षण था जो हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गया। शिकार दल ने विशाल सिंह वाले जानवर को अपने कंधों पर उठाए हुए आगे बढ़ना जारी रखा। जंगल की गहराइयों में जहां हरियाली की चादर बिछी हुई थी, वहां की ठंडी हवा में उत्साह की लहर दौड़ रही थी। सभी सदस्य इस विशाल जीव को पकड़ने की खुशी में चहक रहे थे। उनकी आवाजें जंगल में गूंज रही थी, इस जानवर के सींग, खाल और हड्डियों से हम कितना कुछ बना
सकते हैं, एक सदस्य ने कहा। जियांग शुआन की आंखों में चमक थी। क्योंकि प्रतीक उसने अपनी शक्ति का अनुभव किया। नेता, आगे एक पक्षी है, वह उड़ नहीं सकता और वह बड़ा बड़े। अचानक एक योद्धा जो आगे की ओर निगरानी कर रहा था तेजी से वापस लौटा। उसके चेहरे पर उत्साह की चमक थी। उड़ नहीं सकता, मुझे दिखाओ इसे। जियांग शुआन ने योद्धा का पीछा किया, तेजी से आगे बढ़ते हुए। प्राचीन जंगल में विभिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं, कुछ उड़ सकते हैं, कुछ नहीं। उड़ने वाले पक्षियों को पकड़ना कठिन होता है, लेकिन न उड़ने वाले जैसे मोटे यूनिहॉर्न पक्षी वाइन जनजाति के लिए उत्कृष्ट शिकार बनते हैं। पहले ही एक विशाल सिंग वाले जानवर का शिकार कर लेने के बाद एक और बड़ा न उड़ने वाला पक्षी सभी को और भी खुश कर देगा। जियांग शुआन तेजी से जंगल के विविध भूभाग से गुजर रहा था। उसके पैर कभी कभी विशाल काई से ढके हुए बेलों और गिरे हुए पेड़ों पर पड़ते थे, बिना किसी आवाज के। जंगल की गहराई में जियांग शुआन और उसके साथी योद्धा तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर वे अपने चारों ओर की हरियाली और जीव जंतुओं की आवाजों को सुन सकते थे। पक्षियों की चहचहाट, पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं एक पानी के झरने की आवाज ने वातावरण को जीवंत बना दिया था। जियांग शुआन के मन में उत्साह की लहरें उठ रही थी, क्योंकि वह सोच रहा था कि इस विशाल पक्षी का शिकार करने से उनकी जनजाति को कितना लाभ होगा। क्या तुमने कभी ऐसा पक्षी देखा है? एक साथी ने पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि यह अद्भुत होगा, जियांग शुआन ने उत्तर दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल की गहराई में अंधेरा बढ़ने लगा और एक रहस्यमय माहौल बन गया। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक शिकार नहीं, बल्कि एक साहसिक यात्रा है। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कोई जानवर झाड़ियों में हड़बड़ाया हो। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और जियांग शुआन ने अपनी सांस रोके रखी। क्या यह वही पक्षी था जिसकी उन्हें तलाश थी? जियांग शुआन ने अपने साथी योद्धाओं के साथ मिलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने का निर्णय लिया। हर किसी की आंखों में उत्सुकता और थोड़ी सी चिंता थी। जंगल की हरियाली में वे सावधानी से कदम रख रहे थे, ताकि कोई आवाज न हो। अचानक एक विशाल पक्षी की छाया उनके सामने आई और सभी ने एक साथ ठिठक कर देखा। वह पक्षी, जो अपनी विशालता के कारण उड़ नहीं सकता था, अपनी चमकीली पंखों के साथ झाड़ियों के बीच छिपा हुआ था। जियांग शुआन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह है वह पक्षी, उसने चिल्लाया। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में खुशी और गर्व था। लेकिन उस पक्षी ने अचानक एक तेज आवाज की, जैसे वह खतरे में था। जियांग शुआन ने अपने धनुष को तैयार किया और उसके साथी भी तैयार हो गए। अब हमें इसे पकड़ना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। जैसे ही उन्होंने पक्षी की ओर कदम बढ़ाए, जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। केवल पक्षी की तेज आवाज सुनाई दे रही थी, जो उनके दिलों की धड़कन को और तेज कर रही थी। जैसे ही जियांग शुआन ने धनुष से तीर छोड़ा, समय जैसे थम गया। तीर हवा में लहराते हुए उस विशाल पक्षी की ओर बढ़ा। सभी की आंखें उस क्षण पर टिकी थी, जैसे हर सांस में जादू था। तीर ने पक्षी को छुआ और एक तेज आवाज के साथ वह नीचे गिरा। जियांग शुआन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमने इसे पकड़ लिया, उसने खुशी से चिल्लाया। उसके साथी भी उत्साह में झूम उठे। जंगल में उनकी आवाजें गूंजने लगी, जैसे उन्होंने एक बड़ी विजय हासिल की हो। लेकिन अचानक पक्षी ने फिर से एक तेज आवाज की और जियांग शुआन ने देखा कि उसके पंखों में एक अद्भुत शक्ति थी। वह फिर से उड़ने की कोशिश कर रहा था। नहीं, हमें इसे रोकना होगा, उसने कहा और सभी ने मिलकर उसे पकड़ने का प्रयास किया। जंगल में एक नई हलचल मच गई। पक्षी की आवाजें और शिकारियों की चिल्लाहटें एक साथ मिलकर एक अद्भुत संगीत बना रही थी। जियांग शुआन ने अपने हाथों में शक्ति का अनुभव किया और उसने अपने साथी योद्धाओं के साथ मिलकर उस पक्षी को पकड़ने की पूरी कोशिश की। जैसे ही जियांग शुआन और उसके साथी ने उस विशाल पक्षी को पकड़ लिया, जंगल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी आंखों में जीत की चमक थी। हमने यह कर दिखाया, एक साथी ने चिल्लाया और सभी ने एक साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया। जंगल की हरियाली में पक्षी की आवाजें अब खुशी में बदल गई थी। जियांग शुआन ने पक्षी को अपने हाथों में उठाया और उसकी विशालता ने उसे और भी गर्वित कर दिया। यह हमारी जनजाति के लिए एक बड़ा उपहार है, उसने कहा। उसकी आवाज में गर्व था। जैसे जैसे वे वापस लौटने लगे, जंगल की हरियाली में एक नई चमक थी। पक्षी की उपस्थिति ने उन्हें एक नई शक्ति दी थी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक शिकार नहीं था, बल्कि उनकी जनजाति की एक नई शुरुआत थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर जंगल के रास्ते पर कदम रखा और उनके दिलों में एक नई आशा थी। हर कदम पर उन्होंने अपने भविष्य की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। शिकार दल के योद्धाओं ने एक अद्भुत चुप्पी के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। केवल उन लोगों को छोड़कर जो शिकार को ले जा रहे थे, बाकी सभी हल्के कदमों से बढ़ रहे थे। यह शिकारियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, क्योंकि अधिक शोर उनके शिकार को भगा सकता था। अजीब है, युवान ने कभी ऐसा उड़ान रहित पक्षी नहीं देखा। जियांग शुआन ने पेड़ के नीचे खड़े इस बड़े पक्षी को ध्यान से देखा। उसे यह अजीब लगा। यह पक्षी अत्यधिक मोटा था, बल्कि कहें तो बहुत ही भारी। इसके बड़े बड़े आंखें थीं, लेकिन उन आंखों में एक नरमपन था जो उसे अन्य क्रूर पक्षियों से अलग करता था। उसकी गति धीमी थी। वाइन जनजाति का एक योद्धा जो निगरानी कर रहा था ने इसे एक क्रूर पक्षी के रूप में आंका, क्योंकि इसका चोंचबाज की तरह था और इसके तेज मजबूत पंजे थे। उसने अकेले कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। जियांग शुआन ने अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए एक हड्डी की भाला लेकर उस बड़े पक्षी के पास जाने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे इस पक्षी में कुछ असामान्य महसूस हुआ। जैसे ही जियांग शुआन ने कदम बढ़ाया, पक्षी ने अपने पंख फैलाए और उसे एक खतरनाक आवाज में बुलाया। जियांग शुआन के दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे ही उसने उस विशाल पक्षी के करीब जाने का साहस जुटाया। पक्षी की आंखों में एक अनोखी चमक थी, जो उसे और भी रहस्यमय बना रही थी। जियांग ने अपने हाथ में भाले को मजबूती से पकड़ा। उसकी उंगलियां उस ठंडी हड्डी पर चल रही थी। जैसे जैसे वह पक्षी के करीब पहुंचा, उसने अपने चारों ओर की हवा में एक अजीब सी गंध महसूस की, जो उसे और भी सतर्क कर रही थी। पक्षी की धीमी गति और उसके भारी शरीर ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह वास्तव में एक शिकार है या कुछ और। जियांग ने अपने चारों ओर की चुप्पी को महसूस किया। केवल पक्षी की धीमी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक
पक्षी ने अपने पंख फैलाए और एक खतरनाक आवाज में चिल्लाया जिससे जियांग के रोंगटे खड़े हो गए। वह एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन फिर उसने अपने साहस को इकट्ठा किया और आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी, जैसे वह उस पक्षी के रहस्य को जानने के लिए बेताब हो। जियांग ने भाले को ऊपर उठाया और उसके मन में एक विचार आया कि क्या यह पक्षी वास्तव में उसे चुनौती दे रहा है। जियांग शुआन ने अचानक एक छोटे से पक्षी को देखा जिसके पंख मुलायम और फुलाए हुए थे, जो कि वयस्क पक्षियों के मजबूत पंखों के विपरीत थे। वह चौंक गया क्योंकि पक्षी की आवाज भी तेज नहीं थी, बल्कि बहुत ही कच्ची और नासमझ लग रही थी। यह किस प्रकार का पक्षी है? क्या नन्हे पक्षी भी वयस्क पक्षियों से बड़े हो सकते हैं? यह सोचकर जियांग शुआन का मन अचंभित हो गया। उसने सोचा, अगर यह पक्षी बड़ा हो जाए तो इसका आकार क्या होगा? उसके मन में सबसे पहले उस पुरानी जादूगरनी का विशाल काला गरुड़ आया, जिसकी पंखों की लंबाई 20 मीटर से अधिक थी। वह गरुड़ इतना भयानक था कि वह हर प्रकार के जंगली जानवरों का शिकार करता था। फिर उसे याद आया काले दांतों की जनजाति के काले दांत वाले पक्षियों का, जिनके पंखों की लंबाई 10 मीटर से अधिक थी। हालांकि वे विशाल गरुड़ के समान बड़े नहीं थे, लेकिन उनकी सहन शक्ति अद्भुत थी। वे लंबी उड़ानें भरने में सक्षम थे और हमले में भी बहुत मजबूत थे। क्या यह गोल मटोल नन्हा पक्षी भी किसी प्रकार का विशाल पक्षी हो सकता है? जियांग शुआन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह एक बड़े पक्षी की कामना करने लगा जो उसे दुनिया भर में ले जा सके, ठीक उसी तरह जैसे पुरानी जादूगरनी या काले दांतों की जनजाति की यात्रा करने वाली टीमें। वर्तमान में वाइन जनजाति के पास विशाल ड्रैगन फ्लाई थे, लेकिन उनकी उम्र छोटी होती थी और उनके साथ संबंध बनाना मुश्किल था, संवाद करना तो और भी कठिन। जियांग शुआन ने पक्षी को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और आश्चर्य का मिश्रण था। पक्षी की छोटी छोटी आंखें चमक रही थी, जैसे वह भी अपनी नई दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हो। जियांग ने उसके पंखों की हल्की फड़फड़ाहट को सुना, जो हवा में एक मधुर संगीत की तरह गूंज रही थी। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। क्या यह पक्षी वास्तव में एक अद्वितीय प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है? क्या यह किसी प्रकार का संकेत है? जियांग के मन में पुरानी जादूगरनी की कहानियां ताजा हो गई, जिसमें उसने सुना था कि कैसे वह अपने विशाल गरुड़ की तरह आसमान में उड़ती थी। जियांग ने अपने दिल की गहराइयों में एक इच्छा महसूस की, एक ऐसी इच्छा जो उसे उस गरुड़ की तरह उड़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। वह सोचने लगा, क्या मैं भी कभी ऐसा कर पाऊंगा? उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह किसी अनजानी यात्रा की ओर बढ़ रहा हो। पक्षी की नासमझ आवाज ने उसे और भी प्रेरित किया, जैसे वह उसे अपने सपनों की ओर बुला रहा हो। जियांग ने अपने हाथों को धीरे धीरे बढ़ाया, जैसे वह उस नन्हे पक्षी को अपने सपनों में समेटना चाहता हो। जियांग शुआन ने अपने मन में एक विचार को गहराई से महसूस किया, जैसे वह पक्षी उसकी आत्मा के एक हिस्से से जुड़ गया हो। उसने सोचा, अगर यह नन्हा पक्षी बड़ा हो जाए तो यह कितनी अद्भुत बात होगी। उसकी कल्पना में वह पक्षी आसमान में उड़ता हुआ बादलों के बीच से गुजरता हुआ सूरज की किरणों के साथ खेलता हुआ दिखाई दिया। जियांग के दिल में एक अद्भुत उत्साह था, जैसे वह उस पक्षी के साथ उड़ने के लिए तैयार हो रहा हो। उसने अपने चारों ओर की दुनिया को देखा, हर चीज में एक नई चमक दिखाई दी। पक्षी की आवाज ने उसे एक नई प्रेरणा दी, जैसे वह उसे कह रहा हो, उड़ो, अपने सपनों की ओर बढ़ो। जियांग ने अपने मन में यह सोचते हुए एक गहरी सांस ली कि क्या वह कभी उस पक्षी के साथ उड़ान भर सकेगा। उसने अपने हाथों को फिर से बढ़ाया, जैसे वह उस पक्षी को अपने सपनों में समेटना चाहता हो। उसके मन में एक अद्भुत यात्रा की कल्पना थी, जिसमें वह और वह पक्षी एक साथ आसमान में उड़ते। जियांग ने अपने दिल की गहराइयों में एक नई आशा महसूस की, जैसे वह अपने सपनों के करीब पहुंच रहा हो। जियांग शुआन की आंखों में चमक थी, जैसे वह अपने सपनों की ओर बढ़ रहा हो। उसने अपने चारों ओर की हर चीज को एक नई दृष्टि से देखा। पक्षी की आवाज, जो पहले केवल एक साधारण ध्वनि थी, अब उसके लिए एक प्रेरणा बन गई थी। उसने महसूस किया कि यह नन्हा पक्षी केवल एक जीव नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है, एक संकेत है कि उसे अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। जियांग ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस पक्षी के साथ उड़ान भरने का सपना साकार करेगा। उसने अपने दिल में एक नई ऊर्जा महसूस की, जैसे वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहा हो। जियांग ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, जैसे वह उस पक्षी के साथ उड़ने के लिए तैयार हो रहा हो। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जो उसके साहस और आत्मविश्वास को दर्शा रही थी। उसने अपने मन में यह सोचते हुए एक गहरी सांस ली, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। जियांग ने अपने हाथों को फिर से बढ़ाया, जैसे वह उस नन्हे पक्षी को अपने सपनों में समेटना चाहता हो। जियांग शुआन की आंखों में चमक थी जब उसने बड़े चिड़िया के बच्चे को देखा। यह चिड़िया का बच्चा, जो अभी भी अपने पंखों को फैलाए हुए था, अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था। उसने अपने छोटे से आकार को बड़ा दिखाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन जियांग की आक्रामकता के आगे उसकी सभी कोशिशें बेकार साबित हुई। जियांग ने उसे पकड़ लिया और उसके पंजों को बांध दिया। चिड़िया का बच्चा जोर से चिल्लाया, ई, लेकिन उसकी मां कहीं आसपास नहीं थी। जियांग ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे डर था कि उसकी आवाज किसी बड़े चिड़िया को आकर्षित कर सकती है। उसने शिकार टीम के योद्धाओं को बुलाया, यहाँ एक बेल का जाल लाओ। एक योद्धा ने तुरंत अपनी पीठ से जाल निकाला और जियांग के साथ मिलकर चिड़िया के बच्चे को जाल में फंसा दिया। जियांग ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका वजन बहुत अधिक था। उसने एक पोल ढूंढा और जाल को उस पर लटका दिया। फिर दो योद्धाओं को उसे उठाने के लिए कहा। गाओ टेंग, जो जियांग के पास आया, ने चिड़िया के बच्चे को देखा और कहा, नेता, क्या आप इसे पालतू बनाने का सोच रहे हैं? जियांग ने उत्तर दिया, बिल्कुल, यह एक चिड़िया का बच्चा है। हम इसे वापस ले जाएंगे और देखेंगे कि क्या हम इसे पाला जा सकता है। गाओ टेंग ने आश्चर्य से कहा, एक चिड़िया का बच्चा? उसने विश्वास नहीं किया कि इतना बड़ा चिड़िया का बच्चा वास्तव में दुर्लभ है। जियांग शुआन ने युवा पक्षी के साथ बिताए गए समय को अपने दिल में संजो लिया।
उसने महसूस किया कि यह नन्हा जीव केवल एक पक्षी नहीं है, बल्कि उसके लिए एक नई आशा और जिम्मेदारी का प्रतीक है। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें इसे और अधिक स्वतंत्रता देनी होगी, ताकि यह अपनी पहचान बना सके। उसके दोस्तों ने सहमति में सिर हिलाया। युवा पक्षी अब थोड़ा और सक्रिय हो गया था। उसने अपने पंखों को फैलाना शुरू किया। जियांग शुआन ने देखा कि यह पक्षी अब अपने जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। आंगन में हल्की धूप चमकने लगी, जिससे सब कुछ सुनहरा हो गया। जियांग शुआन ने अपने मन में यह ठान लिया कि वह इस युवा पक्षी की देखभाल करेगा, जैसे कि वह उसका अपना हो। उसने धीरे धीरे पक्षी के पास जाकर उसे अपने हाथों में उठाया। युवा पक्षी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में विश्वास और आशा थी। जियांग शुआन ने उसे अपने दिल के करीब रखा और कहा, तुम अब अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह एक वादा था जो उन्होंने एक दूसरे के प्रति किया था। जैसे ही युवा पक्षी ने अपनी चोंच से जियांग शुआन की उंगली को छुआ, एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। जियांग शुआन ने तुरंत कुछ योद्धाओं को बुलाया, पास में कुछ मजबूत बांस काटे और यार्ड में एक छत वाला शेड बनाने लगे। सभी को बांस के शेड बनाने का अनुभव था और योद्धा, जो असाधारण रूप से मजबूत थे, ने रातफॉल तक एक नया बांस का शेड बना दिया। जियांग शुआन ने बांस के शेड के अंदर कुछ घास बिछाई, युवा पक्षी के पैर से रस्सी को खोला, उसे अंदर बंद कर दिया और उसे कुछ और मांस के टुकड़े खिलाए। युवा पक्षी शेड के अंदर इधर उधर घूमने लगा, लेकिन उसे कोई भागने का मौका नहीं मिला। जैसे जैसे रात का अंधेरा छाने लगा, वह घास पर लेट गया और धीरे धीरे शांत हो गया। आखिरकार कुछ शांति। जियांग शुआन ने राहत की सांस ली, क्योंकि युवा पक्षी की चहचहाट ने पूरे दिन उसे सिरदर्द दे रखा था। शेड के अंदर की हवा में घास की महक और मांस की हल्की खुशबू थी, जो वातावरण को एक अनोखी गर्माहट दे रही थी। जियांग शुआन ने महसूस किया कि अब वह युवा पक्षी की देखभाल कर सकता है, बिना किसी चिंता के। जियांग शुआन ने अपने नए मित्र युवा पक्षी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक योजना बनाई। उसने सोचा कि उसे एक सुरक्षित और आरामदायक स्थान बनाना चाहिए, जहां युवा पक्षी रात बिता सके। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी और सभी ने मिलकर एक सुंदर शेड बनाने का निर्णय लिया। बांस के मजबूत टुकड़ों को काटते हुए वे एक साथ काम कर रहे थे, हंसते खिलखिलाते हुए। जियांग शुआन ने महसूस किया कि यह केवल एक शेड नहीं था, बल्कि यह एक नया घर था, जहां युवा पक्षी को प्यार और सुरक्षा मिलेगी। जैसे जैसे वे काम कर रहे थे, जियांग शुआन के दिल में एक नई खुशी का अनुभव हो रहा था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करने का आनंद लिया और यह उसे और भी अधिक प्रेरित कर रहा था। जब उन्होंने शेड का निर्माण पूरा किया, तो जियांग शुआन ने देखा कि युवा पक्षी ने भी उनकी मेहनत को समझा और उसके लिए एक नया घर बन गया। सूरज की पहली किरणें जब आसमान में फैली, तो कई योद्धा यह जानने के लिए आए कि जियांग शुआन ने पहाड़ से एक बड़ा युवा पक्षी पकड़ा है और उसे पाल रहा है। वे उत्सुकता से उसकी झोपड़ी की ओर बढ़े। ची शाओ ने युवा पक्षी को ध्यान से देखा और लंबे समय तक उसे घूरते हुए सिर हिलाया। उसने कहा, मैंने इस तरह के युवा पक्षी को पहले कभी नहीं देखा। अगर यह वयस्क होता तो शायद मैं पहचान सकती। जियांग शुआन ने सिर हिलाया, उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। उसे पता चल जाएगा जब यह बड़ा हो जाएगा। ची शाओ ने कुछ समय तक देखा और फिर पूछा, क्या तुमने इसका नाम रखा है? नाम? जियांग शुआन ने सिर खुजाते हुए कहा। उसे याद आया कि दा जियाओ ने उन जानवरों के लिए कई नाम रखे थे, जिन्हें वह पालता था, जैसे लिटिल फैटी, बिग ब्लैक आदि। जनजाति के लोग भी पालतू जानवरों को नाम देने के आदी थे। जियांग शुआन ने युवा पक्षी को देखते हुए सोचा और कहा, यह गोल और मोटा है और बहुत खाता है, क्यों न इसे तांग युआन कहा जाए। जियांग शुआन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उसने मुझे बताया कि तांग युआन को एक साथ बनाना और खाना एक परिवार की एकता का प्रतीक है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। ची शाओ ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, उसकी आंखों में चमक थी। वह सोचने लगी कि क्या वह कभी तांग युआन बना पाएगी। जियांग शुआन ने उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान देखी और कहा, हम इसे एक साथ बना सकते हैं, तुम मेरी मदद करोगी? ची शाओ ने उत्साह से कहा, हाँ, मैं मदद करूंगी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक अनकही समझ बनी। उस पल में उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक खाना नहीं, बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। जियांग शुआन ने कहा, तांग युआन सिर्फ एक नाम नहीं है, यह हमारे सपनों और हमारी दोस्ती का प्रतीक है। ची शाओ ने सहमति में सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने तय किया कि वे जल्द ही तांग युआन बनाएंगे और इसे एक साथ खाएंगे। जियांग शुआन और ची शाओ ने अपने नए सपने को साकार करने की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे तांग युआन बनाने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करेंगे। जियांग शुआन ने कहा, हमें चावल, पानी और कुछ मीठे चीजें चाहिए होंगी। ची शाओ ने उत्साह से कहा, मैं चावल लाऊंगी और तुम मीठे चीजें लाना। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जैसे कि उन्होंने एक नई यात्रा की शुरुआत की हो। जैसे जैसे वे अपनी योजना को आगे बढ़ाते गए, उनके दिलों में एक नई उमंग और खुशी का संचार हुआ। जियांग शुआन ने कहा, हम इसे एक साथ बनाएंगे और यह हमारे लिए एक खास पल होगा। ची शाओ ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह हमारे लिए एक यादगार दिन होगा। दोनों ने अपने अपने कामों में जुट गए, लेकिन उनके मन में एक दूसरे के साथ बिताए गए समय की खुशी थी। जैसे जैसे दिन बीतता गया, उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई और उन्होंने महसूस किया कि तांग युआन सिर्फ एक खाना नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की मिठास भी है। यह एक गोल गेंद की तरह है, जिसे पकाया जा सकता है और यह मीठा है। ची शाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, मीठा खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, इसे तांग युआन कहते हैं। ची शाओ को यह नहीं पता था कि तांग युआन का जियांग शुआन के लिए एक विशेष अर्थ है, जो उसके पिछले जीवन की एक गहरी चाहत का प्रतीक है। यह चाहत धीरे धीरे इस दुनिया में रहने के साथ कम होती
होती गई और उसे डर था कि एक दिन वह पूरी तरह से उस दुनिया को भूल जाएगा। इसी प्रकार उस युवा पक्षी का नाम तय हुआ। जल्द ही पूरे जनजाति को पता चला कि नेता के पास एक बहुत बड़ा युवा पक्षी है और कई योद्धा ईर्ष्या से भर गए, यह सोचते हुए कि वे भी ऐसे युवा पक्षी को पकड़ सकते हैं। दिन बीतते गए और शरद ऋतु चुपचाप आई। गर्म गर्मी अतीत की बात बन गई। यह युवा पक्षी, जिसका नाम तांग युआन रखा गया था, जियांग शुआन द्वारा ध्यान से पाला गया, हर दिन बड़ा होता गया और अधिक खाने लगा। शुरू में यह जियांग शुआन से थोड़ा डरता था, लेकिन समय के साथ यह धीरे धीरे कम डरने लगा और उसके प्रति स्नेह दिखाने लगा। धीरे धीरे जियांग शुआन ने इसे बंद रखने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसे आंगन में घूमने दिया। कुछ समय बाद तांग युआन ने अपने रुई को गिरा दिया और धीरे धीरे कठोर बैंगनी और नीले पंखों में विकसित हो गया। जियांग शुआन के और भी करीब हो गया। जियांग शुआन को यकीन था कि यह भाग नहीं जाएगा, इसलिए उसने आंगन का दरवाजा खोला, जिससे यह बांस के जंगल में घूमने जा सके। एक दिन जब तांग युआन अब कठोर पंखों से ढका हुआ बांस के जंगल से लौटकर एक सांप अपने चोंच में लिए आया और जियांग शुआन को ऐसा दिखाया जैसे वह गर्व महसूस कर रहा हो। हैरान होकर जियांग शुआन ने खुशी से एक्सक्लेम्ड किया, तांग युआन, तुमने सच में एक सांप पकड़ा। तांग युआन ने गर्व से अपना सिर ऊंचा किया, प्रशंसा की प्रतीक्षा करते हुए। जिंग शुआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी तारीफ की। तांग युआन, तुम अद्भुत हो। तांग युआन खुशी से अपने पंख फैलाने लगा, कुछ बार फड़फड़ाते हुए, जिससे धूल का एक बादल उठ गया। जिंग शुआन ने जमीन पर पड़े सांप की ओर इशारा करते हुए कहा, यह तुम्हारा पहला पकड़ा हुआ खाना है, इसे खाओ। ऐसा लगा जैसे तांग युआन ने जियांग शुआन की बात समझ ली। उसने अपने मजबूत पंजों से सांप को दबाया और अपनी तेज चोंच से उसे काटने लगा, एक एक टुकड़ा करके खाने लगा। तब से तांग युआन को सांपों का स्वाद पसंद आने लगा और वह कभी कभी अपने बाहर जाने के दौरान एक सांप लेकर आता। यह दृश्य जियांग शुआन के लिए एक नई खुशी का प्रतीक बन गया, जैसे कि वह अपने छोटे साथी के साथ एक नई यात्रा पर निकल पड़ा हो। तांग युआन की चोंच से निकलने वाली आवाजें और उसके खाने की प्रक्रिया ने वातावरण को जीवंत बना दिया। जियांग शुआन ने तांग युआन को देखकर महसूस किया कि यह न केवल उसका साथी है, बल्कि एक ऐसा जीव है जो उसके जीवन में नई ऊर्जा और उम्मीद लाता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, तांग युआन का आकार और भी बड़ा होता गया, उसकी पंखों की चमक और भी बढ़ गई और वह अब एक शक्तिशाली युवा पक्षी बन गया था। जियांग शुआन ने महसूस किया कि तांग युआन अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह बांस के जंगल में उड़ता, अपने पंखों को फैलाते हुए, जैसे वह आसमान को छूने की कोशिश कर रहा हो। जियांग शुआन ने महसूस किया कि तांग युआन अब केवल उसका साथी नहीं रहा, बल्कि एक स्वतंत्र आत्मा बन गया है। एक दिन जब तांग युआन ने फिर से एक सांप पकड़ा, तो जियांग शुआन ने उसकी प्रशंसा की। उसने कहा, तांग युआन, तुमने फिर से एक सांप पकड़ा है। तांग युआन ने गर्व से अपना सिर ऊंचा किया, जैसे वह जियांग शुआन के लिए एक विशेष उपलब्धि हासिल कर चुका हो। जियांग शुआन ने तांग युआन को देखकर सोचा कि यह पक्षी उसकी जिंदगी में एक नई प्रेरणा बन गया है। तांग युआन की उड़ान और उसकी ताकत ने जियांग शुआन को यह सिखाया कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। एक दिन जब जियांग शुआन ने तांग युआन को बांस के जंगल में उड़ते हुए देखा, तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे तांग युआन अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है और वह उसे छोड़ने का समय आ गया है। यह सोचकर उसका दिल भारी हो गया, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि तांग युआन को अपनी उड़ान में पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उसने तांग युआन को बुलाया, तांग युआन, आओ। तांग युआन ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत उसकी ओर उड़ाया। जियांग शुआन ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने मुझे बहुत खुश किया है, लेकिन अब तुम्हें अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। तांग युआन ने अपनी आंखों में समझदारी दिखाई, जैसे वह जियांग शुआन की भावनाओं को समझ रहा हो। उसने एक बार फिर अपने पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ गया, जैसे वह अपनी नई यात्रा पर निकल रहा हो। जियांग शुआन ने उसे उड़ते हुए देखा। उसके दिल में एक मिश्रित भावना थी, माइनस खुशी और उदासी। उसने सोचा कि यह एक नई शुरुआत है और तांग युआन हमेशा उसके दिल में रहेगा। तांग युआन की वृद्धि अद्भुत थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी आकृति में तेजी से बदलाव आ रहा था। एक महीने में ही उसकी ऊंचाई दोगुनी हो गई थी और जब वह खड़ा होता तो उसकी कद जियांग शुआन के बराबर हो जाती थी। यह वृद्धि की गति सच में डरावनी थी। तांग युआन के साथ साथ उसकी भूख भी बढ़ती जा रही थी, यह तक कि वे विषैले सांप, जिनसे जनजाति के लोग डरते थे, तांग युआन के सामने आकर केवल भोजन बन जाते थे। उसकी दौड़ने की गति भी तेजी से बढ़ रही थी। केवल एक ही कमी थी कि उसके पंख पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे, इसलिए वह उड़ नहीं सकता था। 15 सितंबर को जियांग शुआन, दा जियाओ और कई योद्धाओं के साथ उस तालाब को सुखाने गए जहां वे मछली के अंडे पाल रहे थे। तालाब के चारों ओर की मिट्टी में हलचल थी। जैसे ही उन्होंने पानी को बाहर निकालना शुरू किया, मिट्टी की गंध हवा में फैल गई। योद्धाओं की बातचीत और तालाब के पानी के गिरने की आवाज ने वातावरण को जीवंत बना दिया। जियांग शुआन की आंखों में उत्साह और चिंता का मिश्रण था, क्योंकि वह जानता था कि यह कार्य उनकी जीविका के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसे ही पानी धीरे धीरे सूखने लगा, तालाब के किनारे पर खड़े योद्धा एकत्रित होकर अपने कार्य में जुट गए। दा जियाओ ने जियांग शुआन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी बड़ी सफलता की उम्मीद कर रही थी। तांग युआन, जो अब एक युवा पक्षी बन चुका था, तालाब के पास उछल कूद कर रहा था। उसकी बैंगनी पंखों में धूप की किरणें चमक रही थीं। जैसे जैसे पानी कम होता गया, तालाब के किनारे पर मछलियों की हलचल बढ़ने लगी। योद्धाओं की आवाजें, तालाब के सूखने की आवाज और तांग युआन की चहचहाहट ने एक अद्भुत वातावरण बना दिया था। अचानक एक बड़ी मछली पानी से बाहर कूद गई और तांग युआन ने उसे पकड़ने के लिए झपट्टा मारा। उसकी चोंच ने मछली को पकड़ लिया और सभी योद्धा उसकी ओर देखने लगे, जैसे वो कोई नायक हो। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तांग युआन ने अपना पहला शिकार किया है। यह सुनकर सभी ने ताली बजाई और तांग युआन ने गर्व से अपनी चोंच को ऊपर उठाया। यह क्षण उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जहां तांग युआन ने अपनी शक्ति और कौशल को साबित किया।
तालाब के सूखने के बाद जियांग शुआन और उसके साथी मछलियों को इकट्ठा करने में व्यस्त हो गए। पानी की कमी के कारण मछलियां एकत्रित होकर तंग जगहों पर इकट्ठा हो गई थी। दा जियाओ ने एक बड़ी मछली को पकड़ते हुए कहा, देखो यह कितनी बड़ी है। उसकी आंखों में चमक थी जैसे उसने कोई खजाना पाया हो। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हर एक मछली हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सभी योद्धा एक दूसरे की मदद कर रहे थे। तालाब के किनारे पर मछलियों की चहलकदमी और उनकी आवाजें वातावरण को जीवंत बना रही थी। जैसे ही उन्होंने मछलियों को एकत्रित किया, तांग युआन ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वह अपनी चोंच से मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी कभी वह असफल हो जाता। लेकिन उसकी कोशिशें और उत्साह सभी को प्रेरित कर रहे थे। जियांग शुआन ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, तांग युआन तुम कर सकते हो। ये सुनकर तांग युआन ने एक बार फिर से प्रयास किया और इस बार उसने एक छोटी मछली को पकड़ लिया। सभी ने फिर से ताली बजाई और तांग युआन ने गर्व से अपनी चोंच को ऊपर उठाया। यह क्षण उनके लिए एक नई उपलब्धि का प्रतीक था, जहां तांग युआन ने अपनी मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त की। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, तालाब के चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। सूरज की किरणें धीरे धीरे क्षितिज की ओर बढ़ने लगी और आसमान में लालिमा छाने लगी। जियांग शुआन और उसके साथी थकावट के बावजूद खुश थे, क्योंकि उन्होंने एक सफल दिन बिताया था। दा जियाओ ने कहा, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसकी आवाज में गर्व का अनुभव था। सभी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, जैसे वे एक परिवार की तरह एकजुट हो गए हों। तांग युआन, जो अब थक चुका था, जियांग शुआन के पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने कुछ बड़ा हासिल किया हो। जियांग शुआन ने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, तांग युआन, तुमने आज बहुत अच्छा किया। यह सुनकर तांग युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह उस पल को पूरी तरह से जी रहा हो। सूरज की रोशनी में तांग युआन का बैंगनी रंग और भी चमकने लगा। यह दृश्य एक अद्भुत सौंदर्य का प्रतीक था, जहां प्रकृति और जीव एक साथ मिलकर एक नई कहानी लिख रहे थे। रात का अंधेरा धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगा और तालाब के किनारे की शांति ने सबको एक नई ऊर्जा दी। जियांग शुआन और उसके साथी अब आग के चारों ओर बैठे थे, जहां उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। दा जियाओ ने कहा, आज का दिन हमारे लिए एक सबक था। हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए। उसकी बातों में गहराई थी और सभी ने सहमति में सिर हिलाया। तांग युआन, जो अब पूरी तरह से थक चुका था, आग की गर्मी में आराम कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह एक सुखद सपने में खो गया था। जियांग शुआन ने उसे देखकर कहा, तांग युआन, तुमने आज हमें गर्वित किया। यह सुनकर सभी ने ताली बजाई और तांग युआन ने अपनी आंखें खोली, जैसे वह उस पल को समझ रहा हो। रात की ठंडी हवा में आग की गर्मी और ताजगी का अनुभव हो रहा था। आसमान में तारे चमक रहे थे और चांद की रोशनी ने सब कुछ एक जादुई रूप दे दिया था। यह एक ऐसा क्षण था जहां सभी ने अपने संघर्षों को भुलाकर एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा। जियांग शुआन ने जब मछलियों को धारा में छोड़ना शुरू किया, तो उसके मन में एक अजीब सा मिश्रित भाव था। एक ओर वो इन मछलियों के लिए खुश था कि वे अब स्वतंत्रता का अनुभव करेंगी। दूसरी ओर उसे यह चिंता भी थी कि क्या ये मछलियां अपने नए वातावरण में जीवित रह पाएंगी। धारा का पानी साफ और ठंडा था और जैसे ही मछलियां पानी में गिरती, उनकी चमकदार त्वचा धूप में झिलमिलाती थी। दा जियाओ ने देखा कि मछलियां कितनी तेजी से तैर रही थी, जैसे वे अपने नए जीवन की ओर बढ़ रही हों। क्या तुमने देखा? उसने जियांग शुआन से पूछा। वे कितनी खुश हैं? जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में चुनौतियां होती हैं। धारा के किनारे पर खड़े होकर उन्होंने मछलियों को तैरते हुए देखा, जो धीरे धीरे गहरे पानी में चली गई। हवा में ताजगी थी और चारों ओर पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। यह एक सुखदायक अनुभव था, लेकिन दा जियाओ के मन में एक हल्का सा दर्द था। उसने सोचा, क्या यह सही निर्णय था? लेकिन जियांग शुआन की बातें उसके मन में गूंज रही थी। अगर हम उन्हें नहीं छोड़ते, तो हम खुद को और भी अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। इस विचार ने उसे थोड़ी राहत दी। मछलियों के तैरने की गति और धारा की आवाज ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। जैसे जैसे मछलियां धारा में तैरती गईं, जियांग शुआन और दा जियाओ के बीच एक गहरा संवाद चल रहा था। जियांग शुआन ने दा जियाओ की आंखों में देखा, जो थोड़ी उदास थी। तुम्हें पता है, दा जियाओ, मछलियों का जीवन भी हमारे जीवन की तरह है। उन्हें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। दा जियाओ ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी। उसने कहा, लेकिन मैंने इन्हें बड़ा होते देखा है। इन्हें छोड़ना आसान नहीं है। जियांग शुआन ने उसकी बात को समझा और कहा, मैं जानता हूं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर जीव को अपने रास्ते पर चलने का अधिकार है। धारा का पानी धीरे धीरे बह रहा था और उसके साथ साथ जियांग शुआन की आवाज भी बह रही थी। अगर हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, तो हम अपने ही हाथों से इनकी संभावनाएं समाप्त कर देंगे। दा जियाओ ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने मन को मजबूत किया। मैं समझता हूं मुखिया। जियांग शुआन ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, यह सही निर्णय है। जैसे ही उन्होंने मछलियों को धारा में छोड़ना जारी रखा, एक नई आशा का संचार हुआ। मछलियां अब स्वतंत्र थीं और उनका जीवन एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे मछलियां धारा में तैरती गईं, जियांग शुआन और दा जियाओ ने अपने कार्य को पूरा किया। दा जियाओ ने एक आखिरी बार मछलियों की ओर देखा, जो अब स्वतंत्रता का आनंद ले रही थी। उसने महसूस किया कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, न केवल मछलियों के लिए बल्कि उनके लिए भी। जियांग शुआन ने कहा, देखो दा जियाओ, वे कितनी खुशी से तैर रही हैं। दा जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह सच है। धारा के किनारे पर खड़े होकर उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस पल में एक गहरा बंधन महसूस किया। हवा में ताजगी थी और चारों ओर प्रकृति की सुंदरता बिखरी हुई थी। जियांग शुआन ने कहा, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन में कुछ चीजें हमें छोड़ने की आवश्यकता होती हैं, ताकि हम आगे बढ़ सकें। दा जियाओ ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में एक नई समझ थी। मैं समझता हूँ मुखिया। जैसे ही उन्होंने धारा को देखा, एक नई ऊर्जा उनके अंदर जागृत हुई। मछलियों का जीवन अब उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका था और उन्होंने एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। जियांग शुआन और दा जियाओ ने धारा के किनारे खड़े होकर मछलियों को तैरते हुए देखा। जैसे जैसे मछलियां गहरे पानी में जाती गईं, उनके दिलों में एक नई भावना जागृत हुई। जियांग शुआन ने कहा, देखो दा जियाओ, यह एक नई शुरुआत है।
दाजियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यह सच है। धारा का पानी धीरे धीरे बह रहा था और चारों ओर की हरियाली ने इस पल को और भी खास बना दिया था। जियांग शुआन ने अपने मन में सोचा कि यह क्षण केवल मछलियों के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और महसूस किया कि उन्होंने एक नई यात्रा की शुरुआत की है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें कभी कभी छोड़ना पड़ता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। दाजियाओ ने सहमति में सिर हिलाया। धारा की आवाज और पक्षियों की चहचहाट ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। यह एक ऐसा पल था जब उन्होंने अपनी भावनाओं को समझा और एक नई दिशा की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। मछलियां अब स्वतंत्र थीं और उनका जीवन एक नई कहानी की ओर बढ़ रहा था। एक शांत सुबह का समय था जब झांग शुआन और दाजियाओ ने एक छोटे से नाले के किनारे खड़े होकर पानी में तैरती हुई मछलियों को देखा। ये मछलियां जो नाले में खेल रही थीं जैसे कि स्वतंत्रता का प्रतीक थीं। झांग शुआन ने दाजियाओ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मत सोचो, भरोसा करो, ये मछली के बच्चे भविष्य में हमें और अधिक फसलें देंगे। दाजियाओ ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई लेकिन झांग की आंखों में एक दृढ़ विश्वास था। उन्होंने अपने खाली बांस की टोकरी को उठाया और वापस लौटने लगे। उनके पीछे दाजियाओ और अन्य योद्धा भी चल पड़े। जैसे जैसे वे खेती के क्षेत्र की ओर बढ़ते गए, आसपास के कामकाजी लोग उनकी गतिविधियों को देख रहे थे। उनकी आंखों में आश्चर्य और संदेह था। वे सोच रहे थे कि ये मछलियां तो खाने के लिए हैं, फिर इन्हें नाले में क्यों छोड़ा गया। लेकिन चूंकि यह सब मुख्य के नेतृत्व में हो रहा था, किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल आपस में फुसफुसाते रहे, अपनी निराशा व्यक्त करते हुए। झांग शुआन ने बांस की टोकरी वापस रखी और खेतों में दाखिल हुए, जहां उन्होंने लाल क्रिस्टल चावल की फसल का निरीक्षण किया। उसी समय पास में काम कर रहे पौधारोपण टीम के नेता गानसोंग भी दौड़ते हुए आए। शरद ऋतु के आगमन के साथ लाल क्रिस्टल चावल की पत्तियों के टिप धीरे धीरे सूखने लगे थे और सुनहरे रंग में बदलने लगे थे। चावल के दाने जो गेहूं के कानों की तरह दिखते थे, अब भरे और पारदर्शी हो गए थे जैसे लाल क्रिस्टल। यह दृश्य सचमुच अद्भुत था। जैसे ही झांग शुआन ने खेतों में कदम रखा, वहां की खुशबू ने उसे अपनी ओर खींच लिया। मिट्टी की ताजगी और चावल के पौधों की हल्की सुगंध ने उसे एक अद्भुत अनुभव दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जैसे कि वह इस क्षण को अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। दा जियाओ और अन्य योद्धा उसके पीछे थे। उनकी आंखों में उत्सुकता और थोड़ी चिंता थी। झांग ने चावल के पौधों को ध्यान से देखा। उनके सुनहरे रंग ने उसे एक नई ऊर्जा दी। गानसोंग ने पास आकर कहा, ये चावल बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमें इन्हें जल्दी से काटना होगा। झांग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सही समय पर काम करें। जैसे जैसे वे खेतों में आगे बढ़े, झांग ने महसूस किया कि यह केवल फसल नहीं थी बल्कि यह उनकी मेहनत और उम्मीदों का प्रतीक थी। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों की चहचहाट और दूर से आती हुई हल्की हवा ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। झांग ने अपने हाथों से चावल के पौधों को छुआ, उनकी नरम पत्तियां उसकी उंगलियों के स्पर्श से झूम उठी। यह एक जादुई क्षण था जहां प्रकृति और मानवता का मिलन हो रहा था। फसल के बीच में झांग शुआन ने अपने साथी योद्धाओं की ओर देखा। उनकी आंखों में मेहनत और संघर्ष की कहानी थी। दाजियाओ ने झांग से कहा, क्या हमें सच में इन मछलियों को छोड़ना चाहिए था? झांग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह सही निर्णय था। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उपहार है। उनके शब्दों में एक गहरी समझ थी जो केवल एक नेता ही रख सकता था। आसपास के लोग अब भी उनकी गतिविधियों को देख रहे थे। कुछ ने अपनी आंखों में संदेह और कुछ ने प्रशंसा की झलक पाई। झांग ने अपने हाथों से चावल के पौधों को छूते हुए कहा, देखो, ये पौधे हमें क्या दे रहे हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, एक हल्की हवा चली जो उनके चेहरे पर ठंडक का एहसास कराती थी। यह हवा जैसे उनकी बातों को और भी मजबूत बना रही थी। दाजियाओ ने कहा, आप सही हैं, हमें अपने कार्यों के परिणामों का ध्यान रखना चाहिए। झांग ने सिर हिलाया और कहा, हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इस पल में उन्होंने एक दूसरे के प्रति विश्वास और समर्थन का अनुभव किया। जैसे ही दिन ढलने लगा, झांग शुआन और उसके साथी खेतों में काम कर रहे थे। सूर्य की किरणें सुनहरे चावल के पौधों पर पड़ रही थीं, जिससे वे और भी चमकदार लग रहे थे। झांग ने देखा कि आसमान में बादल धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे और एक हल्की ठंडी हवा चलने लगी थी। यह संकेत था कि बारिश आने वाली थी। उसने अपने साथियों को चेतावनी दी, हमें जल्दी करना होगा, बारिश आने वाली है। सभी ने तेजी से काम करना शुरू किया। दाजियाओ ने झांग की ओर देखा और कहा, क्या हमें फसल को बचाने के लिए और मछलियां छोड़नी चाहिए? झांग ने सोचा और कहा, शायद, लेकिन हमें पहले अपनी फसल को सुरक्षित करना होगा। जैसे ही वे काम कर रहे थे, आसमान में गड़गड़ाहट सुनाई दी। यह एक डरावनी आवाज थी जो उनके दिलों में एक हल्का सा भय पैदा कर रही थी। झांग ने कहा, हमें एकजुट होकर काम करना होगा। सभी ने उसकी बात मानी और तेजी से काम करने लगे। बारिश की बूंदें अब धीरे धीरे गिरने लगी थीं और मिट्टी की खुशबू ने वातावरण को और भी ताजा बना दिया। बारिश की बूंदें अब तेजी से गिरने लगी थी और झांग शुआन और उसके साथी फसल को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पानी की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी और मिट्टी की गंध ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया था। दाजियाओ ने झांग से कहा, हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, है ना? झांग ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, बिल्कुल, हमें बस एकजुट रहना है। जैसे ही बारिश की धाराएं तेज हुई, उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और एकजुट होकर काम करने लगे। यह एक ऐसा पल था जब उन्होंने न केवल अपनी फसल की रक्षा की बल्कि एक दूसरे के प्रति अपने विश्वास को भी मजबूत किया। बारिश की बूंदों की आवाज जैसे एक संगीत बन गई थी जो उनके दिलों में उत्साह भर रही थी। झांग ने कहा, हमारी मेहनत का फल मीठा होगा। दाजियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और हम इसे एक साथ मनाएंगे। इस प्रकार बारिश के बीच उन्होंने अपने कार्य को पूरा किया और एक नई उम्मीद के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़े। जियांग शुआन 3 या 4 मीटर ऊंची लाल क्रिस्टल चावल के पौधों के नीचे खड़ा था। उसकी आंखें उन भारी लाल बालियों पर टिकी
हुई थी। उसके दिल में एक अद्भुत खुशी की लहर दौड़ रही थी। उसने संतोषपूर्वक कहा, 7 या 8 दिनों में ये लाल क्रिस्टल चावल के पौधा खिलिया। यांग शुआन ने फिर कहा, चलो उन अन्य जगहों पर चलते हैं जहां लाल क्रिस्टल चावल लगाए गए हैं। पहले वाइन जनजाति को लाल क्रिस्टल चावल के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए जियांग शुआन ने उन्हें विभिन्न खेतों में लगाया। कुछ खेत सूखे थे, कुछ अधिक नम थे, कुछ अच्छी रोशनी में थे, जबकि अन्य में कम धूप थी। जियांग शुआन और गणसोंग सभी लाल क्रिस्टल चावल के खेतों में घूमे। उसने पाया कि जो लाल क्रिस्टल चावल नम मिट्टी और अच्छी रोशनी वाले मैदानों में उग रहे थे, वे सबसे अच्छे थे, जबकि जो सूखे छायादार पहाड़ी क्षेत्रों में थे, वे सबसे खराब थे। जियांग शुआन ने कहा, ऐसा लगता है कि ये लाल क्रिस्टल चावल के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए जियांग शुआन ने उन्हें विभिन्न खेतों में लगाया। कुछ खेत सूखे थे, कुछ अधिक नम थे, कुछ अच्छी रोशनी में थे, जबकि अन्य में कम धूप थी। जियांग शुआन और गणसोंग सभी लाल क्रिस्टल चावल के खेतों में घूमे। उसने पाया कि जो लाल क्रिस्टल चावल नम मिट्टी और अच्छी रोशनी वाले मैदानों में उग रहे थे, वे सबसे अच्छे थे, जबकि जो सूखे छायादार पहाड़ी क्षेत्रों में थे, वे सबसे खराब थे। जियांग शुआन ने कहा, ऐसा लगता है कि ये लाल क्रिस्टल चावल अच्छी रोशनी और नम मिट्टी वाले मैदानों में सबसे अच्छे उगते हैं। इसे रिकॉर्ड में रखो और अगले साल इन्हें पहाड़ी भूमि पर मत लगाना। ठीक है, मैंने समझ लिया, गणसोंग ने उत्तर दिया। जैसे ही दिन ढलने लगा, वाइन जनजाति के लोग अपने अपने काम में और भी अधिक तल्लीन हो गए। सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी और खेतों में एक सुनहरा रंग फैल रहा था। जियांग शुआन और गणसोंग ने एक दूसरे की मदद करते हुए लाल क्रिस्टल चावल की फसल को काटना जारी रखा। उनकी मेहनत का फल अब सामने आ रहा था। हर बार जब वे एक बंडल काटते तो उनके चेहरे पर संतोष की एक चमक होती। खेतों में हर जगह हंसी और उत्साह का माहौल था। जैसे जैसे शाम का समय नजदीक आ रहा था, लोग थक गए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। यह थकान नहीं थी, बल्कि मेहनत की खुशी थी। सब्जियों की खुशबू और चावल की महक ने वातावरण को महका दिया था। जैसे ही सूरज ने क्षितिज को छू लिया, एक सुनहरी रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। जियांग ने एक बार फिर चावल के बंडल को उठाया और चिल्लाया, शरद ऋतु की फसल। उसकी आवाज ने पूरे खेत को गूंजा दिया। सभी ने एक साथ मिलकर चिल्लाया और यह एक सामूहिक उत्सव बन गया। यह एक ऐसा पल था जब सभी ने अपने प्रयासों का फल देखा और यह उनकी मेहनत का सच्चा इनाम था। जियांग शुआन ने फिर से खेत की ओर लौटकर सभी के साथ काम करने लगा। उसने धीरे धीरे अनाज और सब्जियां काटना शुरू किया और उन्हें जनजाति की ओर ले जाने के लिए इकट्ठा किया। उसकी मेहनत और समर्पण ने सभी को प्रेरित किया और एकत्रित अनाज और सब्जियां तेजी से बढ़ने लगी। जियांग शुआन के चेहरे पर संतोष की चमक थी जैसे ही उसने देखा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। जनजाति के सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे थे और उनके बीच का सामंजस्य एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा था, हंसते खिलखिलाते हुए और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे थे। खेतों में हलचल थी और हवा में अनाज की खुशबू फैली हुई थी। यह एक ऐसा पल था जब सभी ने मिलकर एकजुटता और सहयोग का अनुभव किया। जियांग शुआन ने देखा कि सभी की मेहनत रंग ला रही है और जनजाति के अनाज और सब्जियां तेजी से ढेर हो रही हैं, जैसे पहाड़ों की तरह। हर एक दाना, हर एक सब्जी उनकी मेहनत और संघर्ष का प्रतीक बन गई थी। जियांग शुआन ने अपने चारों ओर देखा और उसके दिल में गर्व की भावना भर गई। यह केवल अनाज और सब्जियां नहीं थी, बल्कि यह उनकी एकता और सामूहिक प्रयास का परिणाम था। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, सूरज की किरणें खेतों पर बिखरने लगीं और एक सुनहरा आभा चारों ओर फैल गई। यह दृश्य एक अद्भुत सौंदर्य प्रस्तुत कर रहा था, जिसमें प्रकृति और मानवता का अद्भुत मेल था। जियांग शुआन ने अपने साथियों को देखा जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे और उसे एहसास हुआ कि यह केवल एक फसल नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जियांग शुआन ने अपने दिल में एक नई आशा का अनुभव किया जब उसने देखा कि उनकी मेहनत का फल अब सामने है। जनजाति के लोग एकत्रित होकर अनाज और सब्जियों की भरपूर फसल का जश्न मना रहे थे। यह एक ऐसा क्षण था जब सभी ने मिलकर अपने संघर्षों को याद किया और एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साझा किया। जियांग शुआन ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर एक दूसरे के साथ हंसते हुए अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की। उन्होंने एक दूसरे को प्रेरित किया और यह महसूस किया कि उनकी एकता ही उनकी ताकत है। जैसे जैसे रात का अंधेरा छाने लगा, उन्होंने आग जलाकर चारों ओर बैठकर एक दूसरे के साथ कहानियां साझा की। यह एक ऐसा पल था जब उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को भुलाकर एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। जियांग शुआन ने अपने अनुभव को ध्यान में रखते हुए अनाज और सब्जियों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया में जुट गया। उसने मजबूत बीस्ट हाइड बैग में सुरक्षित रखा। ताजगी से भरी सब्जियां उसने ताजा खाई और सड़ चुकी पत्तियों और जड़ों को भी बर्बाद नहीं किया, बल्कि उन्हें पालतू जानवरों को दे दिया। जड़ वाले अनाज जैसे गोल आलू, पत्थर का अंडा, मीठा आलू और पोलिगोनाटम को संरक्षित करना अपेक्षाकृत आसान था। उसने सतह पर से मिट्टी को सुखाया और उन्हें एक सूखी जगह पर ढेर करके रखा। लेकिन जियांग ने जल्दी ही महसूस किया कि फसल इतनी अधिक थी कि वह हर घर में उन्हें नहीं रख सकता, अन्यथा कुछ लोग रात में चुपके से खाना चुराने के लिए उठ सकते थे। जनजाति के लोग भूख से डरते थे और खाने के प्रति कोई प्रतिरोध नहीं दिखाते थे। इस समस्या से बचने के लिए जियांग को 2 अनाज भंडार बनाने पड़े। ये भंडार मजबूत सूखे लकड़ी से पूरी तरह से निर्मित थे, जो अन्य घरों से भिन्न थे। इसके नीचे पत्थर बिछाया गया था और ऊपर लकड़ी की पैनलें थीं ताकि ये जमीन से अलग रहे। ये अत्यंत मजबूत लकड़ी के पैनल धीरे धीरे वाइन जनजाति के योद्धाओं द्वारा पत्थर की कुल्हाड़ी से काटे गए, जो समय लेने वाला और श्रमसाध्य था। इसके अलावा भंडार की छत को 3 परतों की कठोर छाल से ढक दिया गया था, जो लीक होने से प्रभावी रूप से रोकता था। जब ऊंचे भंडार बनकर तैयार हो गए तो सभी संसाधित अनाज और सब्जियां अंदर रखी गईं, ऊंचाई पर ढेर की गईं। वाइन जनजाति के कई
सदस्य एक नई शौक में लग गए, हर दिन अनाज भंडार का दौरा करना। भले ही वे अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन यह जानकर कि वह खाना से भरा हुआ है, उन्हें संतोष मिलता था। जियांग शुआन की मेहनत का फल अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जब उसने अनाज भंडार के निर्माण की प्रक्रिया को पूरा किया तो उसकी आंखों में संतोष की चमक थी। भंडार की ऊंचाई आसमान को छू रही थी और उसकी मजबूत लकड़ी की दीवारें जैसे भूख के खिलाफ एक मजबूत किला बन गई थी। जनजाति के लोग एकत्रित होकर भंडार के चारों ओर खड़े थे। उनकी आंखों में उत्सुकता और आशा की झलक थी। बच्चे अपने माता पिता के हाथों को पकड़े हुए भंडार की ओर इशारा कर रहे थे, जैसे कि वे उस रहस्यमय स्थान की ओर आकर्षित हो रहे हों। जियांग ने देखा कि कुछ महिलाएं अपने बच्चों को भंडार के पास लाकर उन्हें समझा रही थीं कि यह खाना कैसे सुरक्षित रखा गया है। हवा में ताजगी और मेहनत की खुशबू थी जो सभी को एकजुट कर रही थी। जियांग ने अपने दिल में यह महसूस किया कि यह केवल अनाज भंडार नहीं था, बल्कि यह उनकी मेहनत, एकता और भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक था। जब सूरज की किरणें भंडार की छत पर पड़ती थीं, तो वह एक सुनहरी आभा में चमकता था, जैसे कि यह उनकी मेहनत का इनाम हो। जनजाति के लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और अपने भविष्य के सपनों को साझा कर रहे थे। जियांग ने सोचा कि यह सब कुछ उसके प्रयासों का परिणाम था और उसकी मेहनत ने न केवल अनाज को सुरक्षित किया, बल्कि पूरे समुदाय को एक नई दिशा दी। जियांग शुआन के मन में एक नई योजना उभर रही थी। उसने महसूस किया कि भंडार की सुरक्षा के लिए और अधिक उपाय करने की आवश्यकता है। जनजाति के लोग भूख से डरते थे और जियांग ने देखा कि कुछ लोग रात में चुपके से खाने की तलाश में निकलते थे। यह स्थिति उसे चिंतित कर रही थी। उसने सोचा कि अगर वह और अधिक भंडार बनाता है तो यह समस्या हल हो सकती है। उसने अपने योद्धाओं को बुलाया और उन्हें नई योजनाओं के बारे में बताया। वे सभी एकजुट होकर काम करने के लिए तैयार थे। जियांग ने महसूस किया कि यह केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे जनजाति के लिए एक चुनौती थी। उन्होंने ठान लिया कि वे और अधिक भंडार बनाएंगे ताकि सभी की भूख को संतुष्ट किया जा सके। यह एक नई शुरुआत थी और जियांग ने अपने दिल में विश्वास किया कि वे इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। जनजाति के लोग एकजुट होकर काम करने लगे और उनकी मेहनत ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। जियांग ने देखा कि उनकी एकता में एक नई ताकत थी और यह उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जियांग शुआन ने गार्ड टीम के योद्धाओं को दिन रात अनाज भंडार की निगरानी करने का निर्देश दिया ताकि किसी अप्रत्याशित घटना से बचा जा सके। ये स्थान वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ की हर एक वस्तु की अपनी एक खासियत है। अनाज भंडार के चारों ओर एक हल्की सी धुंध छाई हुई थी जो सिवाय की ठंडी हवा के साथ मिलकर एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण कर रही थी। जियांग शुआन की आंखों में चिंता और जिम्मेदारी की चमक थी। तभी उसे वाइन जनजाति के प्रजनन क्षेत्र की याद आई। इस वर्ष दा जियाओ ने एक नई प्रजाति के जानवर का पालन पोषण शुरू किया था जो कि लंबे पूंछ वाले खरगोश थे, जिन्हें शिकार टीम 2 के योद्धाओं ने वापस लाया था। इन खरगोशों की मुख्य विशेषता उनके लंबे फरदार पूंछ थे जो अन्य छोटे पूंछ वाले खरगोशों से पूरी तरह अलग थे। लंबे पूंछ वाले खरगोश सामान्य खरगोशों से कहीं बड़े होते हैं। एक पका हुआ लंबे पूंछ वाला खरगोश 100 पाउंड से अधिक वजन का होता है, बहुत ही मोटा। इसके अलावा सर्दियों को छोड़कर ये खरगोश हर 2 महीने में प्रजनन कर सकते हैं। हर बार 2 से 6 तक बच्चे देते हैं, जो कि उनकी प्रजनन दर को बहुत ऊंचा बनाता है। कुछ महीनों के बाद दा जियाओ ने देखा कि उसके पास अब लंबे पूंछ वाले खरगोशों का एक समूह है। उसने इस उपलब्धि की खुशी से जियांग शुआन को बताया और उसे लंबे पूंछ वाले खरगोशों को देखने के लिए ले गया। जियांग शुआन ने दा जियाओ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अपने प्रजनन की योजना को आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। अगर तुम्हें और बाड़ों की जरूरत है तो मैं योद्धाओं से मदद मांगूंगा। अगर किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो मुझे भी बताना। दा जियाओ ने अपने हाथों को रगड़ते हुए कहा, मुखिया, हम बाड़े की समस्या को खुद हल कर सकते हैं, लेकिन सब्जियों की पत्तियां, बेलें और जड़ें क्या रोपण टीम हमें और दे सकती है? उसकी आवाज में हल्की सी चिंता थी। गान सोंग बहुत कंजूस है, यहाँ तक कि सड़ी हुई सब्जियों की पत्तियों के लिए भी। जियांग शुआन ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, हा हा हा, कोई समस्या नहीं है, मैं रोपण टीम से तुम्हारे लिए पूछूंगा। और गान सोंग को मत दोष दो, उसने उन फसलों में इतना समय लगाया है, इसलिए वह उनकी रक्षा कर रहा है। दा जियाओ की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने कहा, धन्यवाद मुखिया, मैं आपको बाद में एक लंबे पूंछ वाला खरगोश दूंगा। जियांग शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मैं भी उस लंबे पूंछ वाले खरगोश के मांस का स्वाद लूंगा, देखूंगा कि यह पहाड़ों में मिलने वाले खरगोशों से कैसे अलग है।